जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों। और आज के इस ऑनलाइन पर चर्चा कार्यक्रम में आज का जो विषय है वो ये है कि अल्पसंख्यक संस्थाओं में पसमानदा समाज का प्रतिनिधित्व इतना कम क्यों। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय परम सम्मानित वकार अहमद जी, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं पसमानदा समाज के। और उसी के साथ हमारे बीच में उपस्थित है एक बहुजन चिंतक हैं, डॉक्टर फयाज अहमद फैजी साहब, जी जो नमस्कार। एक तरह से लेखक भी हैं और बहुत ही बड़े जो है एक तरह से एक बहुत ही बारीकी से चिंतन करने वाले हैं डॉक्टर साहब। और जो एक ऐसी चीज है जो समाज में जो बुराइयां हैं, हिंदू मुस्लिम समाज में जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों पर आपकी बहुत ही बारीकी से और पैनी नजर रहती है। और वकार साहब तो जो है राष्ट्रीय स्तर के जो है आप अपने पसमानदा महाज के जो है राष्ट्रीय महासचिव हैं। आप अपने विषय के बहुत अच्छे जानकार हैं। और मैं सबसे पहले आज का सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक संस्थाओं में जो पसमानदा समाज की जो भागीदारी है, जो उनका प्रतिनिधित्व है, वो जीरो के बराबर है, जीरो ही है। और इतना कम क्यों है। और मैं सबसे पहले इस विषय पर आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय वकार साहब को। वकार साहब, आप ये बताइए कि जो है, क्योंकि आज का जो हमारा विषय है, क्योंकि आप पसमानदा महाज के जो है राष्ट्रीय महासचिव हैं, और ये आपका इसके ऊपर अध्ययन भी है और आप इसमें काम भी करते हैं कि जो अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं हमारी, और उनमें जो है पसमानदा समाज का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है, क्यों है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो है कि उन पसमानदा उन उस संस्थाओं में जो है किन लोगों का कब्जा है, कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे संप्रदाय के लोग हैं, कौन से ऐसे जो है मतलब ऐसे लोग हैं जो उन पर ठीक तरह से कब्जा जमाए हुए हैं। आदरणीय वकार साहब, इस पर आप विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए कश्यप साहब, मैं जरा आउट ऑफ वे इसको थोड़ा सा बता रहा हूं आपको, जी समझने में आसानी होगी। सीधा सीधा जी जी बताऊंगा तो जी जी वो होता ना हलवे की तरह हजम हो जाता है, तो मैं जी थोड़ा जी करेले जी की तरह बता रहा हूं उसको। जी 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 ठीक है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कि एक बड़ी नई थीम मैंने निकाली है। आ, वो थीम ये है कि मुसलमानों में सोशल जस्टिस जीरो है। इस्लाम जिसके लिए आया था, इस्लाम जिसके लिए जाना जाता है, या मुसलमान जिसके लिए जाने जाते थे, सोशल जस्टिस, मसावात, जिस पे अल साहब ने किताब लिखी मसावात की जंग, उसमें मुसलमान मैं कह सकता हूं कि पूरे दुनिया में जीरो है। हाँ, एक चीज और मैं इसमें जोड़ता हूं, सेकुलरिज्म, जिसके मामले में माना जाता है कि मुसलमान जीरो हैं, उसमें मुसलमानों की बराबरी करने वाले कुछ ही देश होंगे दुनिया में। कम से कम मैं थोड़ा फैयाज साहब से अलग इस विषय पे मेरा ये है कि भारत तो कम से कम इसका मुकाबला नहीं कर सकता मुसलमानों के सेकुलरिज्म का। जी जी और सोशल जस्टिस का जो मामला है, मुसलमान पूरे दुनिया में जी बहुत पीछे है। इस मामले जी में हमारा भारत सबसे आगे है, सोशल जस्टिस। अब आ जाइए असल विषय पे। उसी क्रम में मुसलमानों की जितनी संस्थाएं हैं उसमें हिंदू तो रखे जाते हैं, सिख बौद्ध क्रिश्चियन रखे जाते हैं, लेकिन पसमानदा मुसलमान नहीं रखे जाते। आप अलीगढ़ ले लीजिए, हमारे यहाँ का शिवली कॉलेज ले लीजिए, मैं एक्सेप्शन पे बात नहीं कर रहा हूं, कोई एक दो तो पहुंच ही जाते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है वहां वो ये दिखाते हैं, देखिए हमारे संस्था में इतने हिंदू हैं, इतने क्रिश्चियन, इतने सिख हैं। वो ये नहीं दिखाते कि इतने पसमानदा हैं, इतने अंसारी हैं, मंसूरी हैं, कुरैशी हैं, रानी, इदरीसी हैं, सामानी हैं, सैफी हैं, ठीक है, धोबी हैं, नट है, पवरिया है, बंजारा है। वो ये नहीं दिखाते। वो ये कह करके कि मुसलमानों में सब बराबर है और मुसलमानों में कोई जात पात नहीं है, ये कह करके हमारा हक मार लेते हैं या हमें वो प्रमोट नहीं करते हैं। और ये कभी कोई बात भी करता है तो कहते हैं कि जो डिजर्व करता है वो आ जाता है। तो अपने भाई भतीजे रिश्तेदार बिरादरी वालों को रख लेते हैं वो, और हमको झुंझुना पकड़ा देते हैं। और जब आप सवाल उठाएं तो कहेंगे कि इस्लाम खतरे में है, आपके सवाल को दबा देंगे।
तो ये पसमानदा मुसलमानों के लिए कहीं कोई गुंजाइश ये नहीं निकालते हैं। मैंने कई मदरसे वालों से, स्कूलों से बात किया कि संघ वाले कन्वर्जन करा रहे हैं, कम से कम नट और मदारी, कलंदर, इस तरह की जो बिरादरियां हैं जो पूरी तरीके से इस्लामिक कल्चर में ढली हुई नहीं है, उन्हें अपने मदरसों में अजान देने के लिए, गेट कीपर के लिए, खाना पकाने के लिए आप उनका आरक्षण दे दीजिए उनको। तो किसी न मदरसे ने सुना, ना किसी मुस्लिम संस्था ने बात नहीं सुनी। वो हमें ज़कात मजबूरी में भले दे लें, वो हमें हिस्सेदारी नहीं दे सकते। इसलिए हमारी हिस्सेदारी शून्य के करीब है। जी, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि जो है वो हिस्सेदारी नहीं दे सकते और जो है ज़कात दे सकते हैं। ये बात जो है कुछ जो है हजम नहीं, क्योंकि हिस्सेदारी है, क्योंकि मैं समझता हूँ एक दर्शक ने हमारे सामने सवाल पूछा है, लिखा है अभी, वो कह रहे हैं कि जो है ना मुसलमान तो सारे मुसलमान है, बराबर है, उसमें ये पसमद्दा और पिछड़ा मुसलमान का क्या मतलब है। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले जो अब हमारे साथी हैं उनका आप उस सवाल का जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि मुसलमान तो मुसलमान है, उसमें अगड़ा और पिछड़ा और पसमद्दे का क्या मतलब है, इस्लाम है, सब एक जैसे है, इसका थोड़ा सा जवाब दीजिएगा। ये नई अफीम पिलाई गई है। ये इधर 10 सालों में ये नई अफीम है कि मुसलमान सब बराबर है। आपके आपके यहाँ एक बड़ा नाम है मुबारकपुर में, डॉक्टर शमीम साहब। जी सर। वो कम्युनिस्ट हैं, पसमानदा से हैं, कम्युनिस्ट हैं। जी जी। तो उन्हीं से बातचीत करके निकले तो उन्होंने कहा नहीं, सब इंसान बराबर है। उन्होंने कहा मुसलमान नहीं, सब इंसान बराबर हैं। जी और कहे कि हम लोग थोड़ी दूर पहुंचे, हम थे, हमारे साथ एक मौलाना साहब थे, देवबंद से पढ़े हुए मौलाना साहब थे। जी। जी हम लोग एक गांव में पहुंचे, तो आप जी। रोड पे देखेंगे एक शाहगढ़ गांव है। जी आजमगढ़ से निकलते हुए मऊ रोड पे जब जाएंगे, एक शाहगढ़ बाजार है, गांव है। तो जी। वहां जी एक आम आदमी से पूछा गया कि फला का जी घर कहाँ है। तो उन्होंने जी। जानते हैं क्या पूछा? जी उन्होंने पूछा कि पठान जुल्हा है, पठान है या मुसलमान है। जी। जी जरा ढंग से देखिएगा इस कसम जी। जी। जी जी। जी जी, मैं समझ रहा हूँ इस बात को। जुल्हा है, यहां तक तो समझ में आती है बात। जी। पठान है या हाँ। मुसलमान है। जी जी। तो वो जी उस लोकेशन पे ये बात मेरे समझ में नहीं आई। तो मैंने उससे पूछा, जुल्हा समझ में आ गया। मैं जी। क्या पठान और मुसलमान को बताओ। क्या पठान जी फलानी बस्ती में है और मुसलमान हमारा जो रौतारा है। जी। तो मुबीन साहब का जो गांव है, विधायक जो थे मऊ से, जी जी। उनके गांव को कहा कि वहां मुसलमान रहते हैं। और जी शाहगढ़ में जो थोड़ा देसी टाइप के पठान है, जी। सिंदूर लगाने वाले गाजीपुर वाले पठान, जी जी। जो जी गाजीपुर दिलदार नगर वाले पठान है, वो हमारे यहाँ मुसलमान नहीं माने जाते, पठान माने जाते हैं। जी। जी जी। मतलब जी पठानों में भी दूसरे दर्जे के पठान है वो। जी। जी जी। अब हमारे गांव की जो मस्जिद है उसको धुबियाना मस्जिद कहते हैं, जी और जो उधर शेख लोग मस्जिद उसको मियाना मस्जिद कहते हैं। जी। और उसके बाद अगर कोई ये सवाल पूछता है तो ये तो अजीब सी बात है। जी वो रियाना को आंख दिखाने वाली बात कर रहे हैं लोग जी। कि जी कैसे जी। उसने बात कर लिया। ये जी हमारे टूट टूट के जातिवाद भरा हुआ है। जी। जी और जी वकार आप साहब। मतलब आप जो जी वकार भारतीय साहब। इस्लाम है, जो जी भारतीय इस्लाम या दुनिया में जो इस्लाम ये सब चल रहा है, उसमें जी किताबों में जातिवाद है। जी। जी जो हमारी धार्मिक किताबें अरबी की हैं, जिसपे सारे जी। मदरसे चलते हैं, जिसपे फतवे दिए जाते हैं, उनमें जी बाकायदा जातिवाद है। जी। अशराफ, जी अजलाफ, फरसाल की कैटेगरी बनाई गई है। जी। जी और ये कोई कहे कि हमारे यहाँ जातिवाद नहीं है, ये तो मजाक है। जी। जी और जो लोग कहते हैं कि अरब में जातिवाद नहीं है, अरब जी। में अरब में आप अरब को हमेशा सुनते होंगे, मतलब अरब के जी लोगों को लोग गाली देते हैं। जी। जी उनकी पहचान अय्यास, कामचोर, अजीब अजीब पहचान उनकी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो लोग चरवाहे हैं, बद्दू लोग हैं वो। वहां जो इराकी सैयद हैं, मिस्र के जो सैयद हैं, लेबनान के जो सैयद हैं, ईरानी जो सैयद हैं, वो
गल्फ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि वो चरवाहे कैसे राज करने लगे। इस्लाम में जो भारतीय इस्लाम है या इंडिया जो दुनिया में सब इस्लाम राइज है, मैं अल्लाह और रसूल के इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ जी लोग कंफ्यूजन ना हो जाए। मैं जो जी अल्लाह और रसूल का जो इस्लाम था मैं उस पर नहीं बात कर रहा हूं, जो इस्लाम इस वक्त प्रचलन में दुनिया में है उसमें जब खिलाफत आंदोलन गांधी जी चला रहे थे तो जी अहमद रजा खान बरेलवी ने कहा था जी कि खिलाफत तो जायज ही नहीं है उनकी। और इसको अंग्रेजों ने भी कहा था कि खिलाफत जो तुर्की खलीफा है वो नाजायज है, वो तो चरवाहा था, चरवाहे खानदान खिलाफत कर रही थी, मतलब राज कर रही थी। खलीफा होने के लिए शर्त है कि कुरैश से हो, यानी भारत में कोई ब्राह्मण भी अगर इस्लाम कबूल कर ले तो खलीफा नहीं बन सकता, रिलीजियस हेड नहीं हो सकता। कोई मिर्जा पठान या जो मदीना के अंसारी, आपके मुख्तार अंसारी, अफजल अंसारी है ना गाजीपुर वाले, ये लोग खलीफा नहीं बन सकते। खलीफा बनने के लिए कुरैशी, मतलब उसका टाइटल नकवी होना चाहिए। वो फातिमा कौन सादा फातिमा बन सकती हैं, जी 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 बैकवर्ड लेकिन मुस्लिम है। मुख्तार अंसारी और टाइगर नहीं खलीफा बन सकते। जी उसके जी लिए शर्त है कि नकवी होना चाहिए, जैदी हम्म, होना चाहिए, बाकरी, काजमी, हुसैनी, हसनी। इसलिए अबू जी जी बकर बगदादी को खलीफा चुना था लोगों ने मुल्ला उमर के रहते जी हुए, कि वो भी जी सैयद था। तो जी जी सैयदवाद गल्फ से लेके यहां तक कूट कूट के भरा हुआ है। जी 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 भाई आपकी मैं समझता हूँ कि जो सवाल पूछने वाले थे उनको इस बात का ज्ञान हो गया होगा कि इस्लाम में जातियां हैं, और उसको आपने बखूबी बताया है कि जो जातियों का जो डिफरेंस है, जो ऑर्डर है, और यहाँ से जो कन्वर्ट हुए वो जो है, जो जाति से कन्वर्ट हुआ वो उसी जाति का आदमी हो गया, जैसे यहाँ से चला गया। ये तो बात लगती है, समझ में आती है। आपने गाजीपुर के पठानों का भी जिक्र किया और जो है आजमगढ़ के लोगों का भी जिक्र किया, और यहाँ से यहाँ तक कि जो है और जो लोग हैं पठानों का, इनका जिक्र किया कि हाँ, ये तो सिद्ध हो गया कि मुसलमानों में जातियां हैं, और जातियां भी कहते हैं उनमें भी सो ऑर्डर है, जैसे हम तो हिंदुओं में देखते हैं। ये बात समझ में आई, क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे थे इस पर, जो अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में जो है इस पसमंदा समाज का, यानी जिसे बैकवर्ड मुसलमान कहते हैं, इस पसमंदा समाज का प्रतिनिधित्व कितना है, और वो यदि कम है तो क्यों कम है। यानी एक तरह से आपने बताया कि वो जीरो के बराबर है, जीरो ही है, क्योंकि वो लोग अल्पसंख्यक संस्थाएं अपने संस्थानों में हिंदुओं को तो रखते, जो आपने अभी बताया, मगर वो पसमंदा मुसलमानों को नहीं रखते हैं। इसी पर चर्चा चल रही है, और मैं इस बात को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय डॉक्टर फैजी साहब से भी चाहता हूँ। डॉक्टर साहब आप ये बताइए, जो अभी वकार साहब ने बात बताई है कि इन अल्पसंख्यक संस्थाओं में जो प्रतिनिधित्व जीरो है, आपने बताया, कैसे आप सिद्ध करेंगे कि जो है कि इस अल्पसंख्यक संस्थाओं में जो है पसमंदा समाज का प्रतिनिधित्व जीरो के बराबर है। जी डॉक्टर साहब। जी, मैं आपका सवाल देने से पहले दो चीज़ें साफ कर दूं। एक तो जब हम पसमानदा कहते हैं तो जी इसका मतलब वो भारतीय हैं जो जी कालांतर में किन्हीं कारणों से अपने पूर्ववर्ती धर्म, चाहे वो बौद्ध रहा हो, जैन रहा हो, हिंदू रहा हो, सनातन जी रहा जी हो, जी जी उससे थोड़ा सा स्पीड करके धर्मांतरित, बोलिए। हाँ, उससे धर्मांतरित जो पिछड़े हैं, जो जी दलित हैं और जो आदिवासी हैं, इन सबको जी सामूहिक रूप से हम जी पसमानदा कहते हैं। उसमें सिर्फ जी पिछड़े नहीं हैं, उसमें जो है दलित वर्ग भी है और आदिवासी वर्ग भी है, जैसे बन गुजर हैं, या आसिफा जिससे थी, या जो शिपिया हैं, या गद्दी समुदाय जो कश्मीर का है। तो पसमानदा एक SC ST और OBC पूरे पे मुस्लिम धर्मावलंबी मिली SC ST OBC को हम पसमानदा कहते हैं। दूसरा, वकार साहब ने कहा कि हिंदुओं को तो रख लेते हैं, पसमानदा को जगह नहीं देते। देखिए, घर का जो नौकर है, गुलाम है, जब घर के बारे में चर्चा की जाएगी, घर की हिस्सेदारी बंटवारे की जब बात की जाती है, तो नौकरों को नहीं दिया जाता है कुछ। तो पसमानदा को अशराफ ने गुलाम बना के रखा है, वो उसको अपना गुलाम समझता है, इसलिए गुलामों की तरह उसके साथ व्यवहार करता है। ये दहेज में तो पसमानदा की औरतें चली जाती हैं। आप देखेंगे अशराफ का कल्चर है, एक जमाने में हुआ करता था कल्चर, कि जब लड़की विदा होती थी तो उसके साथ नौकरानी भी जाती थी। तो वो पसमानदा लड़की जो थी उसके साथ चली जाती है, पूरी जिंदगी अपने मालिक की बेटी के ससुराल में गुजार देती थी। उसकी शादी ब्याह कुछ नहीं, उसका शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण सब ये लोग करते थे। अब थोड़ा सा ये कल्चर में कमी आई है, तो बाकायदा वकार साहब इस पे और अच्छा बोलेंगे, वो दहेज में चले जाते थे।
तो हमको एक कॉमोडिटी समझा गया पसमानदा को। गुलाम से भी बदतर हालात हमारे हैं इस देश के अंदर कि उसको दहेज में दे देते हैं। साहब यहाँ टीवी कूलर फ्रिज लोग दहेज में देते, उस पर बवाल हो जाता है, दहेज एक्ट आपके ऊपर लग जाएगा। यहाँ जो है लड़कों और लड़कियों को तो दहेज में दे देते थे, और जो लड़की के साथ ये दहेज में गए वो अगर मर भी जाती थी तो भी वहीं रह जाती, बूढ़ी हो जाती थी और कहती थी कि हम तो फलानी की दहेज में आए थे। उसका भी एक टर्म है, मुझे इस वक्त याद नहीं है, ये अशराफ कल्चर है। तो घर के बंटवारे में, घर की हिस्सेदारी में गुलाम और नौकर की कौन पूछता है? पड़ोसी को तो दिया जा सकता है कि भाई चलो 1 इंच आगे पीछे हो रहा है, 1 फीट इधर से ले लो, आगे वाला 1 फीट हमें दे दो। तो हिंदुओं को तो इन्होंने दिया भागीदारी, पसमानदा को नहीं देते हैं क्योंकि पसमानदा गुलाम है। पहले आप समझिए, हमारी पहली लड़ाई इसी आजादी की लड़ाई है, अशराफ की आजादी से। हमारे ऊपर मुगलों की हुकूमत आज भी चल रही है। आप गाजीपुर से हैं, आप अच्छी तरह से इस बात को समझ सकते हैं कि वहां का हिंदू तो आजाद है, पसमानदा नहीं आजाद है। मैं बहुत साफ तौर से बात करता हूँ। दूसरी चीज, जो भागीदारी की बात है, न्यूनतम देखिए, मैंने इससे पहले भी आपकी मंच पे भी कहा था, कई जगह मैं कहता हूँ, जो अंडर रिप्रेजेंटेशन की बात है, जिसकी भागीदारी कम है, तो कम ज्यादा पे तो चर्चा हो सकती है, यहाँ तो भागीदारी ही नहीं है। हम भागीदारी के रिप्रेजेंटेशन के सवाल में ही नहीं आते हैं। आप दलितों को, पिछड़ों को, दलित वर्ग से एक राष्ट्रपति बने हुए हैं, पिछड़ों की भागीदारी, एवं आदिवासियों की भागीदारी पे चर्चा की जाती है इस देश के अंदर, पसमानदा की भागीदारी की चर्चा ही नहीं की जाती। मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। 90% कुल मुस्लिम आबादी के जो पसमानदा है, उसकी तरफ से, जिसकी संख्या 13 से 15 करोड़ है, मैं आपका धन्यवाद हृदय से देता हूं कि आपने हमको इस लायक समझा कि आप हमारे भागीदारी पे चर्चा करा रहे हैं। मैं हृदय से हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद कहता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से इससे चर्चा कर रहे हैं। हमारे ऊपर भागीदारी रिप्रेजेंटेशन का शब्द ही सच नहीं आता है। इस तरह की हमारी भागीदारी है, इस पे चर्चा नहीं होती। मिलना तो बहुत दूर की बात है, जैसा कि वकार साहब ने कहा कि इक्का दुक्का लोग कहीं अपनी पोजीशन से आगे बढ़ गए हैं, तो वो भी अशराफ बन के ही रहते हैं। उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में हमने एक नाम देखा था, टाइटल भी उन्होंने अशराफ टाइप का लगा रखा है, क्योंकि भाई अशराफ बनने पे, शेरवानी पहनने पे, टोपी लगाने पे इज्जत मिलती है। अगर हम धोती पहनते हैं, हमारे दादाजी पूरी जिंदगी धोती पहनते थे, जब वो नमाज पढ़ने जाते तो पीछे का धोती का पोंछ खोल लेते थे। तो ये हमारा कल्चर, क्योंकि हम भारतीय हैं, तो अपने वेशभूषा, परिधान, भाषा, आप देखेंगे गाजीपुर में सब पसमानदा भोजपुरी बोलते हैं, जो अशराफ लोग हैं उर्दू बोलते हैं, आयन कैन काफ बोलते हैं। तमिलनाडु के चेन्नई का अशराफ भी उर्दू बोलता है, कलकत्ते का अशराफ भी उर्दू बोलता है। कलकत्ते का पसमानदा बंगाली बोलता है, चेन्नई का पसमानदा तमिल बोलता है, गुजरात का पसमानदा गुजराती बोलता है, अहमदाबाद का, गाजीपुर और बनारस का पसमानदा भोजपुरी बोलता है, लेकिन बनारस का अशराफ, अहमदाबाद का अशराफ सब उर्दू बोलते हैं, इसीलिए उर्दू उर्दू ये करते हैं। तो अशराफ का कल्चर एक है, चूंकि वाह आक्रांता है तो वो अपना कल्चर लेके है। पसमानदा हर स्टेट, राज्य और जगह के हिसाब से उसका कल्चर है, उसकी वेशभूषा भी है, उसका खान पान भी है। खान पान पे आप देखेंगे गुजरात का पसमानदा खान पान उत्तर प्रदेश के पसमानदा खान पान से नहीं मैच करेगा, लेकिन अशराफ का मैच कर जाएगा। ये सेवई, फलाना ढिमकाना, शीर खुरमा का जो चक्कर है, हम भी उसी को करने लगे हैं, क्योंकि हम अशराफ को ही फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ भी जब वो होता है, जो पढ़ लिख लेते हैं, तो हम भी शेरवानी पहनना पसंद करते हैं। तो ये गुलामों की विमर्श है जिसको आप जगह दे रहे हैं। तो कहीं मुस्लिम संस्थाओं में अल्पसंख्यक, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे मिल्ली काउंसिल हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, और यही नहीं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं, उसमें भी किसी तरह की कोई भागीदारी नहीं। किसकी भागीदारी नहीं है? जो इस देश का एक बहुत बड़ा संख्या है, 13 से 15 करोड़ की जिसकी आबादी है, उसकी कोई भागीदारी नहीं। और 3-2.5-3 करोड़ की जो अशराफ है, जो बाहर से आया हुआ है, उसकी जो है आबादी के दुगने के हिसाब से भी ज्यादा उसकी भागीदारी है। ये राज्य सरकारें भी करती हैं, केंद्र सरकार भी करती है। तुष्टिकरण, अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी में खोल के कहता हूं कि मुस्लिम तुष्टिकरण के विरोध की राजनीति करके सत्ता में आई, उसने भी मौलाना वहीदुद्दीन खान को पद्म विभूषण दे दिया। कितना इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इसको जो है ऐसे ही बांट देते हैं ये। तो जान दे, वकार साहब कहते हैं कि जान दे वीर अब्दुल हमीद, पद्म विभूषण पाए जो है वहीदुद्दीन खान साहब। हालांकि वीर अब्दुल हमीद को भी परमवीर चक्र मिला है, हम उसका सम्मान करते हैं आप, लेकिन देखेंगे अशराफ वीर अब्दुल हमीद का जन्मदिन नहीं मनाता है, वो सर सैयद का जन्मदिन मनाएगा, अल्लामा इकबाल का जन्मदिन मनाएगा, गाजीपुर में ब्रिगेडियर उस्मान का लोग जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन वीर अब्दुल हमीद उसी गाजीपुर के हैं, उसका जन्मदिन नहीं मनाएगा। वीर अब्दुल हमीद से एक जुड़ा एक मैं प्रसंग सुनाना चाहूंगा, किस तरह से अशराफ के दिमाग में
हमारे लिए, इस देश के लिए नफरत और गंदगी भरी हुई है। हम लोग एक बार जब जा रहे थे, उनके गांव की तरफ से गाड़ी गुजर रही थी, और मेरे साथ कुछ अशराफ भी बैठे हुए थे। तो मैंने कहा यार वीर अब्दुल हमीद का तो गांव यही है ना? लोगों ने कहा हाँ हाँ ये। हमने कहा यार अभी भी उनकी बीवी जिंदा है, बेचारे बहुत कुर्बानी दिया। तो अशराफ ने किस तरह से काउंटर किया, अरे आप जानते नहीं है बुढ़िया को, बताइए, परम वीर वीर चक्र विजेता की बेवा को, वो विधवा को जो है सम्मान देना चाहिए, तो बुढ़िया कह रहे, बुढ़िया को जानते नहीं है आप? हर जगह रो रो के खूब पैसा बटोरी है, बहुत ज्यादा पैसा बटोर दी है। तो ये हकारत उनके दिल में भरी हुई है, उनके दिल में हमारे लिए नफरत भरी हुई है, जो उनकी जबान से निकल के आ जाता है। क्योंकि वो जान नहीं रहे थे, वो जान रहे थे कि भाई बादशाह साहब का लड़का है तो कोई इसका वो नहीं करेगा। हमने उसको काउंटर किया था। वीर अब्दुल हमीद का चर्चा नहीं करेंगे, सर सैयद जो पाकिस्तान के हीरो, उसका बर्थडे मनाएंगे। इस तरह के भेदभाव है। आप गाजीपुर की सरजमी पे किसी अशराफ को वीर अब्दुल हमीद, जबकि उसी देश के, मतलब एक होता है ना कि आदमी जहाँ का होता है तो वहां का कहता है कि नहीं वीर अब्दुल हमीद का। तो वहां जो पसमानदा संगठन है, डॉक्टर इकबाल साहब मनाते हैं, इदरीस साहब वो मनाते हैं, आपने ये खुलेआम है और भागीदारी है ही नहीं कहीं। मैं आप अपने मन से इस बात को कह रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके इस टीवी के जरिए से बात दूर तक पहुंचेगी और लोग पसमानदा की भागीदारी के भी सवाल करेंगे। जी जी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि कई बार आपने जो है यूज किया शब्द असराफ। असराफ, क्योंकि ये जो असराफ क्या है, इसको भी आप बताने का प्रयास करेंगे। मैं वकार साहब से कहूंगा, क्योंकि असराफ का आपने भी चर्चा किया था। तो ये क्या जो डिवीजन हमारे यहाँ हिंदुओं में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण व्यवस्था में जो है भारत में है, और आज के भाषा में कहेगा कि सामान्य है, SC ST OBC हैं, लेकिन जो हमारे धर्म ग्रंथों में भी जो लिखा है, वो जो इस तरह का डिवीजन है, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, और सबका एक सीढ़ी नुमा तारतम्य है। सबसे ऊंचे ब्राह्मण माने जाते हैं, उससे नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य, सब शूद्र है। ब्राह्मणों को अधिकार है, क्षत्रियों का अधिकार है, वैश्य को अधिकार है, लेकिन शूद्रों को दायित्व है, ड्यूटी है, उनको तीनों वर्णों की सेवा करने की ड्यूटी है। तो क्या, जैसे आपने अशरफ अशरफ बार बार यूज किया, क्या मुसलमानों में भी इस तरह का डिवीजन है? जो अशराफ की बात आप कह रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन करते चले वकार साहब। जी वकार साहब, अनम्यूट करिए अपने। हाँ, देखिए, हम अक्सर जो चीजें होंगी जरा नई नई होंगी तो जरा ध्यान से सुनिएगा उसको। जैसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं ना, वो आम होते हैं, अर्थमेटिक टाइप में 2+2 4, लेकिन अब कैलकुलस अगर पढ़ाया जाए तो दिक्कत होती पढ़ने में ना, कैलकुलस वगैरह में। तो इसी तरह से ये मुसलमानों में जो अशराफिया कहे जाने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है कि हम लोग मिट्टी से बने हैं, आदम मिट्टी से बने थे, हम लोग मिट्टी के बने लोग, हम सब लोग आदम के औलाद हैं, ठीक। तो आदम, कुरान में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम सब लोग बराबर हो, आदम के औलाद हो। तो उस पे ईरान के नवासों ने क्या किया, मैं उसे एक नया टर्म देता हूं, ईरान के नवासे। तो ईरान के नवासों ने क्या किया, एक नया टर्म दिया कि हम लोग नूर के बने हुए हैं, हम लोग नूर, डिवाइन फ्लेम, जी जी, नूर, हम लोग नूर के बने हुए हैं। तो उन्होंने मोहम्मद साहब को भी नूर का डिक्लेयर किया। हाँ, प्रकाश जिसे कहते हैं, रोशनी से, प्रकाश। नहीं नहीं, सिर्फ रोशनी नहीं, रोशनी नहीं, डिवाइन फ्लेम। रोशनी से भी क्या बोलते हैं, दिव्य शक्ति, डिवाइन फ्लेम। जी जी, हाँ, डिवाइन फ्लेम अलग टाइप के शक्ति जी। जी तो अब ये हुआ कि आदम जो थे, आदम एंड ईव, तो आदम के माथे पे एक नूर चमकता था जो अलग टाइप का था। वो मोहम्मद साहब का नूर था। वो कालांतर में ट्रांसफर होते होते मोहम्मद साहब की रूप में दुनिया में आया, ठीक। तो हम लोग उस नूर की पैदाइश हैं, ना कि मिट्टी के। एक चीज, दूसरे एक और चीज ये कहते हैं कि हम, जी, वकार साहब, जैसे जी, नूर की पैदाइशी है ना, मिट्टी के नहीं, नूर के बने। जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मणों के मुंह से, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण मुख पैदा से हुआ है। पैदा, जैसे मुख से पैदा है। जी जी जी, हाँ जी, हाँ, वो वो नूर हिंदी से का शब्द पैदा हो होता गया है। दिव्य, दिव्य जी जी ज्योति कहेंगे, दिव्य ज्योति, दिव्य ज्योति, तो नूर। अब इन्होंने एक और टर्म दिया कि हम पाक रहम और पाक पुश्तों से होते हुए आए हैं। उर्दू है गाढ़ी, पाक रहम मतलब पाक गर्भाशय, और पाक वो मनी क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेमेन।
यानी आदम से लेके वीर्य बोलेंगे, वीर, पवित्र वीर, वीर्य, पवित्र वीर्य। हाँ ठीक, मतलब पाक पवित्र। हाँ, तो आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक हमारे बीच में ना तो कोई मूर्ति पूजक था, ना ही कोई गलत काम करने वाला था। मतलब हमारी औरतें भी शरीफ, हमारे मर्द भी शरीफ, और सब के सब मुसलमान, मतलब बीच में कोई मूर्ति पूजक नहीं। तो अब्राहम के पिताजी के बारे में कहानी आती है कि वो आजर नाम था, वो मूर्तियां बनाते थे, जो कुरान में जिक्र है। इन्होंने क्या किया कि कह दिया कि वो चचा थे, जो पिता थे उनको चचा बना दिया, क्योंकि मूर्ति बनाते थे। अब सैयद के खानदान में कोई मूर्ति बनाने वाला आ गया तो लाइन कट रही थी, तो उनको चचा बना दिया और पिता कोई नया पैदा कर दिया उनका। ठीक, तो अब ये इन्होंने एक लाइन ली कि हम दिव्य ज्योति से पैदा हैं, हम नूर के औलाद हैं, और हम लोग हम अपने को घूर की औलाद कहते हैं, मिट्टी वाले। तो मिट्टी वाले नूर वाले बराबर कैसे हो जाएंगे? जी जी। इसीलिए आप देखेंगे कि जितनी भारत में बड़ी मज़ारें हैं, बड़े सूफिया हैं, जी, वो सब सैयद हैं। जी। आपको कोई पठान, कोई मिर्जा, कोई अंसारी नहीं मिलेगा उसमें। जी। ठीक है, तो ये बाकायदा उसी तरह से जैसे 4 वर्ड आपके यहाँ है, हमारे यहाँ तो 4 की बजाय 5 वर्ड है। जी जी, उनको जरा बताइए। सबसे अलग। जी जी, उनको बताइएगा थोड़ा सा। जी। हाँ, सैयद सबसे ऊपर, उन सैयदों में भी जो हुसैनी सैयद है, जी मतलब इमाम हसन की औलाद से होगा तो हल्का सैयद हो जाएगा। जी। जी इमाम हुसैन की खानदान से जो होगा, जी। उसमें भी जो उनकी अगर कोई पत्नी जो है माँ हसन के खानदान से हो, बाप हुसैन खानदान से, तो और बड़ा सैयद। मतलब वो जितने करीब करते जाते हैं उतने ही बड़े सैयद होते चले जाते हैं। और इनकी पगड़ी अलग होती है, ये हमेशा काली पगड़ी पहनते हैं, और बाकी जो नान सैयद होते हैं वो सफेद पगड़ी पहनते हैं। कासिम सुलेमानी को इसलिए मरवा दिया गया, ईरानियों ने मरवा दिया, और उसका बदला नहीं लिया, क्योंकि वो नान सैयद था, वो ईरान के राष्ट्रपति की दौड़ में शामिल हो रहा था वो। तो हमारे यहाँ अरब से होते हुए जातिवाद ईरान आया। ईरान में एक पुरोहित वर्ग होता था, एक राजा वर्ग होता था, एक व्यापारी और एक गुलाम। सेम उसी तरह हमारे आने के बाद एक सैयद हो गए, फिर शेख होते हैं, शेख के बाद पठान, पठानों के बाद अजलाफ, कमीने में लोग में अंसारी मंसूरी कुरैशी रायनी। उसके बाद 5वां वर्ड वो होता है जिसमें धोबी, नट, मोची, बक्को, पवरिया, हलालखोर, मेहतर, ये लोग आते हैं। तो हिंदू 4 वर्ड में से काम चला लिए थे, मुसलमानों को 5वां वर्ड भी बनाना पड़ गया। तो हमारे यहाँ 5 वर्ड है, और बाकायदा लिखित है, ये कहीं मतलब ये नहीं कि जबानी तौर पे है, बाकायदा किताबों में सिस्टम बना हुआ है। खलीफा होने के लिए भी आपने को बताया काली पगड़ी पहनता है। आप कभी भी ईरानियों का आप देखिएगा, या कल्बे सादिक जवाद वगैरह का आप देखिएगा, तो उनकी पगड़ी काली होती है। जी जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। तो आप ब्राह्मण तो खाली जनेऊ अंदर पहनता है ना, ब्राह्मण जनेऊ अंदर पहनता है। जी जी, अंदर पहनता है, माथे पे टीका लगाता है, अंदर जनेऊ पहनता है। हाँ, तो हमारे यहाँ तो बाहर से पगड़ी दूर से दिखाई देते हैं, सैयद साहब है ये। जी जी जी। और जान लीजिए थोड़ा सा, एक कुतुब होते हैं, गौस होते हैं, अब्दाल होते हैं, औताद होते हैं, यही लोग दुनिया चलाते हैं, और ये सिर्फ सैयद होते हैं। आपने गौसे आजम नाम सुना होगा, गौसुल वरा, गौसे आजम, कुतुब जमा। तो ये लोग दुनिया चलाते हैं, मतलब बाकी लोग, मोदी जी दुनिया नहीं चलाते हैं। जी। भारत के राजा जानते हैं कौन है? हिंद के राजा मेरे ख्वाजा। जी, हिंद के राजा मेरे ख्वाजा। जी। मोदी माने क्या? मोदी माने क्या? बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, और मैं उसका निहितार्थ अर्थ भी समझता हूँ। ठीक है, जी जी, आगे बढ़िए अपनी बात को।
जी तो ये हमारे यहाँ सिस्टमेटिक जात पात है, और इसका इनकार करना जी मुसलमानों के साथ, पसमानदा मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। और जी पसमानदा मुसलमान दुनिया की सबसे पिछड़ी जात है। हमारे जी यहाँ जी जो थोड़ा सा ठीक कहे जाते हैं अंसारी, जी जिनकी आबादी भी है, जिनके बारे में ये कहा जाता है बहुत आगे हैं पढ़ लिख के, पूरे भारत में ना तो राज्यसभा में कोई अंसारी है, ना कोई जी लोकसभा में अंसारी है, जी और ना बिहार के विधान परिषद में कोई है, ना बिहार का कोई एमएलए है जी अंसारी। पूरी जी इस बार जी एक एमएलए इत्तेफाक से आ गए हैं, और मंसूरी भी पूरे भारत में राज्यसभा लोकसभा में कोई नहीं है। आप ऐसा दुनिया में कहीं जानते हो तो बताइएगा। दुनिया में इतनी पिछड़ी जाति और इतनी ज्यादा इग्नोरेंस कहीं नहीं है। और इसके लिए अशराफ तो जिम्मेदार है ही, साथ में जो मैं मोदी जी को भी कहूंगा, पिछड़ी जात के हो करके सैयद शहनवाज हुसैन को जगह देंगे, नकवी को जगह देंगे, नजमा को जगह देंगे, मोहसिन रजा को जगह देंगे, और अभी जफर इमाम को जगह दिया उन्होंने। मतलब उनको सिर्फ विदेशी मुसलमान पसंद है, वो मुसलमान जो हिंदुओं के हाथ का पानी नहीं पीना चाहता। सैयद जो है वो मुस्लिम धोबी इसलिए रखा था कि वो हिंदू धोबी का धुला हुआ कपड़ा नहीं पहनता था। उसने गद्दी घोष इसलिए बनाए थे कि उनका दूध नहीं पीता था वो। उसने मुस्लिम हलवाई इसलिए डेवलप किया था कि वो हिंदू के हलवाई की मिठाई नहीं खा सकते, हाँ, लेकिन राज्यसभा वो जा सकते हैं। और हम भौरी खाने वाले, सिंदूर लगाने वाले, साड़ी पहनने वाले, हमारी जी जगह पार्लियामेंट में नहीं है। जी 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 तो वो मैं एक शेर उर्दू वाला कह दूं, हम जी जी बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, शायद तुम्हें तलाश किसी बेवफा की थी। तो मोदी जी को भी बेवफा ही चाहिए, उनको भी देशभक्त नहीं चाहिए। तो आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ये बात अब मेरे समझ में भी आई और हमारे दर्शक भी इस बात को समझ रहे हैं कि जो डिवीजन है, जैसे हमारे हिंदुओं में 4 वर्ण है, आपने बताया कि हमारे मुस्लिमों में तो 5वां भी वर्ण है। और जैसे कसाई, गुजरा, नेटवा, नगार और जो इस तरह के लोग हैं, उन्होंने तो 5वें वर्ण में रखे हुए हैं। और अशरफ को सबसे ऊंचा वर्ण, और उससे ऊपर जो है इमाम हुसैनी जो है, ये अलग वर्ण के लोग हैं। तो इस तरह का डिवीजन, एक सवाल इस बात का है कि हम तो मानवता को स्थापित करने वाला इस्लाम को जानते थे, लेकिन यहाँ तो आपने बहुत गहरी ये साजिश बताई ऐसे शासकों की, जो ऐसे लोगों की, सामाजिक व्यवस्था बनाने वालों की, जो मानव को मानव नहीं समझते, मानवों में जो है मानवों की इस तरह की डिवीजन को प्रश्रय देते हैं। हम लोग अपने हिंदू व्यवस्था में भी विरोध करते हैं, और मैं आपकी मुस्लिम व्यवस्था में भी इसका विरोध करता हूँ। हमारे बीच में हमारी बहन अमाना अंसारी बेगम जी आई हैं, थोड़ा विलंब से आई। मैं आपका स्वागत और सम्मान करता हूँ। आप जो है एक रिसर्चर हैं, एक अनुसंधान करता है, और इस AIBC टीवी की तरफ से आपका बहुत बहुत सम्मान और स्वागत है। और क्योंकि मेरा एक सवाल आपसे भी है, पहले से मैं शेड्यूल में रखा था, क्योंकि ये अच्छा अच्छा। चर्चा चल रही है इस बात पर, ये इस बात पर चर्चा चल रही है कि जो मुस्लिम जो ये अल्पसंख्यक जो संस्थाएं हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, और केंद्रीय और राज्य सरकारों के जो संस्थान है, उनमें जो है पसमानदा समाज का प्रतिनिधित्व जो है इतना कम है। जी, अब यहाँ मेरा सवाल है कि जैसे हम अभी चर्चा के डिस्कशन में आए हैं, तो खासकर पसमानदा महिलाओं की क्या स्थिति है, इस पे मैं आपसे सवाल चाहूंगा कि पसमानदा महिलाओं की आपकी सिस्टम में जो है क्या दशा है, और आप उसको किस एंगल से देखती है, आदरणीय हमारा अंसारी बेगम जी 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 सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और अपनी बात बोलने के लिए। जी सो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि जब औरतों की बात होती है तो ओवरऑल इंडिया में भी औरतों की रिप्रेजेंटेशन काफी अच्छी नहीं है। अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो लेबर फोर्स से लेके हर जगह विमेन आर मतलब वो पहले ही लैग बिहाइंड कर रही हैं काफी ज्यादा। ये एक ओवरऑल इंडिया की हालात है। उसके अंदर भी जब आप मुस्लिमों के अंदर जाते हैं वहां थोड़ी और बुरा हाल है एवरेज से भी। लेकिन आप जितने ही मार्जिनलाइज ग्रुप में जाएंगे उस मार्जिनलाइज ग्रुप के अंदर भी उनकी औरतों की सबसे ज्यादा बुरी हाल होती है, क्योंकि पाशमानदा एक ऐसा वर्ग है जो मुस्लिम के अंदर भी हाशिए पे है। तो उनकी औरतों की हालत आप समझ सकते हैं कि और ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन बेटर नहीं है तो वो एजुकेशन कहाँ से पाएंगी। और वो जब उनके जो मर्द हैं, जो उनके मेल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वही अपनी बात नहीं कह पाते, वही खड़े होकर के नहीं बोल पाते, तो औरतों का क्या हाल होगा आप उससे एक अंदाजा लगा सकते हैं। अब जब बात आती है विमेन रिप्रेजेंटेशन की एंड जो मुस्लिम अल्पसंख्यक
जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बना रखे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वहां पे उनकी रिप्रेजेंटेशन की जब बात आती है, तो अगर आप देखेंगे तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में अभी तक विमेन नहीं थी। ठीक है, एक ऐसी संस्था है जिसके कि सारे फतवे हो या जिसके सारे जो भी उनके लिखे पढ़े हुए बुक्स होते हैं, वो सब हमारी जिंदगी को बहुत प्रभावित करते हैं। ठीक है, उनके लॉज हो गए या जो भी वो बात बताते हैं, वो हमारे दैनिक दिनचर्या को जो है बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। हम उनकी तरफ देखते हैं कि हमें कैसे अपनी जिंदगी आगे लेके जानी है, बट उसमें सिर्फ और सिर्फ एक मर्द की प्रतिनिधित्व है। अब काफी ज्यादा जब 70 सालों से उस पे बात चली, तब जाके औरतों को एंट्री मिली है, बट एंट्री इस लेवल की है कि 200 से ज्यादा वहां मेंबर हैं, जिसमें सिर्फ 40 विमेन है। और वो 40 विमेन भी जो जा पाई हैं, वो अशराफ की औरतें हैं। उसमें मैंने तो अभी तक, मैं जाके वहां पे नाम सर्च कर रही थी, मुझे एक भी पसमानदा औरतें नहीं मिली। आप सोचिए कि 80% जो पॉपुलेशन है, जो उनकी औरतें हैं, उनके मसले बहुत अलग हैं। औरतों के मसले होते हैं, बट अशराफ औरतों के मसले 20% मसले। हमारे क्या मसले हैं, हमारे क्या दिक्कतें हैं, वहां उनको कोई बताने वाला ही नहीं है, उस पर तो कभी चर्चा होनी ही नहीं है। उसके बाद भी जो उनका एग्जीक्यूटिव पैनल है, उसके अंदर तो औरतें और भी कम है, उसमें सिर्फ ही सिर्फ आदमी है। तो कमोबेश यही हालत है, ज्यादा कुछ बेटर है नहीं। और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर हमें पाशमानदा औरतों की भागीदारी करनी है सुनिश्चित। सिर्फ सामाजिक लेवल पे नहीं, पॉलिटिकल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, हर लेवल पे उनको हमको वो बनाना पड़ेगा, एक सहायता करनी पड़ेगी, ताकि वो आगे आ सके, अपनी बात कह सके। ठीक है, अब मैं बोलती हूँ पाशमानदा औरतों पे 2 तरह की पैट्रियार्की पड़ती है। एक तो फ्यूडल पैट्रियार्की है जो समाज से आती है, दूसरा जो हमारे ऊपर अशराफ डालते हैं अपना एक रिलीजन का इंटरप्रिटेशन कर करके कि ये चीज करो वरना तुम मुसलमान नहीं हो। तो ये 2 तरह की जो पैट्रियार्की हमारे सर पे डाल दी जाती है, हम वही धोते रह जाते हैं। हमारे पास मौका ही नहीं मिलता है कि हम जाकर अलग कुछ बात सोच पाए, हम अपने अपने हितों के बारे में सोच पाए, हम सोच पाए कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम भी समाज में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। बल्कि मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि जब हम लोग फिर भी गाँव में थे, जैसे गाँव में मेरा जो पूरा खानदान है, वहां की औरतें अपने आदमियों के काफी हाथ बटाती हैं। ठीक है, साड़ी बुनने में, इस तरह के काम करने में, वहां वो फिर भी कुछ तो करती हैं, फिर भी वो फिनेंशियली थोड़ी तो फ्री होती हैं। जैसे ही उनका एक सोशल मोबिलिटी होती है, जैसे ही सब, हर हर सोसाइटी का एक आइडियल होता है, तो हम भी किसके तरफ देखते हैं, हम अशराफ की तरफ देखते हैं। उन्होंने भी ये कर रखा है कि लो तुम काफी अच्छे से रहो, पढ़ो लिखो, बट तुम्हें जॉब नहीं करनी है, तुम्हें घर में रहना है। तो जब हमारी औरतें भी सोशल मोबिलिटी पाती हैं, पढ़ती लिखती भी हैं, तो भी वो वापस अपने घर में ही बैठने लग जाती हैं। ठीक है, वो अब पढ़ाई तो उसकी मिल जाएगी, बट वो एम्पावरमेंट नहीं होगा जिसकी उसको जरूरत है। सो मुझे लगता है कि एक तरफा, सिर्फ एक तरह से इसको एड्रेस नहीं किया जा सकता। इसको इस पे काफी विस्तार से बात होगी। ये अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि औरत ही डिसाइड करती है किसी समाज में कितना प्रोग्रेस आएगा। ठीक है, अम्बेडकर साहब ने भी बोला है कि अगर आपको किसी समाज की सच्चाई देखनी है तो उनकी औरतों का हाल देखिए। तो एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट अलग मुद्दा है, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने एक बहुत ही कम समय में इतनी सार्थक बात कही कि आपको 2 तरह की पैट्रियाटिक जो है झेलनी पड़ती है, एक मुस्लिम धर्म की, एक पसमानदा वाली, और एक औरतों के साथ जो नजरिया है इस भारत में। क्योंकि मैं समझता हूँ कि भारत के संविधान लागू होने से पहले जैसे हिंदू कोड बिल नहीं था, और बाबा साहब ने हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए जिसे महिलाओं की संपत्ति का और इनका सबका हक जो दिया है, तो इस तरह से जब उनको जो रखा है, तो ये संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत भी है, और एक तरह से जो है उस मानव मूल्यों के विपरीत भी है, जो महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की बात नहीं होती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो इसमें जो है जी। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि महिलाओं को आगे आने की आवश्यकता। आपने भी ये बात कही है जो है कि बाबा साहब को इंगित करते हुए कि जो है कि यदि किसी समाज की जो है प्रगति को अगर मापना है तो वहाँ की महिलाओं को जो है देखना पड़ेगा कि महिलाएं कितनी है। ये थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मारूफ अंसारी जी भी हमारे बीच में देर से जुड़े हैं, जो उत्तर प्रदेश के पसमता महाज के जो है महासचिव जी हैं। मैं आपका स्वागत और सम्मान करता हूं, क्योंकि आप थोड़ा विलंब से, क्योंकि चर्चा चल रही, मारूफ जी इस बात की चर्चा चल रही है, आपको भी मैं लूंगा कि अल्पसंख्यक संस्थाओं में जो है पसमादा समाज की जो है भागीदारी और उसका प्रतिनिधित्व इतना कम क्यों है। अभी डिस्कस वाकर साहब से हुआ है, फैजी साहब से हुआ, हमारी बहन बेगम जी से भी हुआ है, फिर आपसे भी हम सवाल लेंगे। लेकिन एक सवाल मैं यहाँ महिलाओं को लेकर के आया है
क्योंकि हमारे वकील साहब सुप्रीम कोर्ट में है, सीनियर अधिवक्ता रविंदर सावसर जी। आपने बताया था कि मुसलमानों में 5 वर्ण है, और आपने भी लिख दिया कि हाँ, हिंदुओं में भी 5 वर्ण है। वकील साहब जो लिख रहे हैं, मैं उनका आपको दिखाता हूँ। राजेंद्र साहु सर इस बात को कह रहे हैं कि हिंदुओं में भी 5 वर्ण है। मैं इस बात का क्लैरिफिकेशन दे दूं, ये लिख रहे हैं वकील साहब। आप सुप्रीम कोर्ट में नई दिल्ली में सीनियर एडवोकेट्स हैं, अछूत को बताया, ठीक है, लेकिन लिटरेचर में इनको जो है वर्ण के रूप में नहीं दिया, इनको कहा गया वर्ण बाह्य आउटकास्ट। सर आपका बहुत बहुत स्वागत और सम्मान, आप चैनल पे बहुत आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इसे इंगित करते हैं। क्योंकि वकार साहब ने कहा कि मुसलमानों में तो 5 वर्ण, आप 4 वर्ण से काम चलाते हैं। मैं भी इस बात को जानता हूँ कि ब्राह्मणों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण बताए, 5वां कोई वर्ण नहीं बताया मनुस्मृति में, लेकिन उनको आउटकास्ट का, वर्ण बाह्य का, बाबा साहब ने भी अपनी पुस्तकों में वर्ण बाह्य इनको लिखा, आउटकास्ट लिखा। ये जंगलों में रहने वाले, और जो है इनकी अपनी सुधार की तरक्की का करने। तो इसी तरह का मिलता जुलता मैं एक मुस्लिम समाज में भी देख रहा हूँ। वहां पर भी जो दुर्दशा हमारे हिंदुओं में है, उसी तरह की दुर्दशा वहां पर भी देखने को मिली, जो आज की अभी डिस्कशन से मिला है। तो मारूफ जी, मैं आपसे भी सवाल चाहता हूँ, क्योंकि डिस्कशन अभी हम लोग अभी हमारे ये आया है कि जो है ये कौन कौन सी संस्थाएं हैं, और उनमें जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी चर्चा किया था आदरणीय डॉक्टर फैजी साहब ने भी, उनसे सवाल मैं लूंगा। लेकिन ये जो चर्चा हो रही है कि मुस्लिम समुदाय, ये अल्पसंख्यक संस्थाएं जो हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, और केंद्र सरकार और भारत सरकार की जो है संस्थाएं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और जामिया मिलिया है, इस तरह के बहुत सारे संस्थान हैं। उनमें पसमानदा समाज की क्या स्थिति है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी। मारूफ अंसारी जी। सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें हमारे मुद्दों को पर चर्चा कराने का कष्ट किया, क्योंकि सबसे मेन बात यह है कि हमारे मुद्दे भी कोई नहीं सुनना चाहता है। और जो भी राजनीतिक दल है या इस संगठन है सामाजिक न्याय के लिए या और भी संगठन है, वो हमारे मुद्दों को सुनना भी नहीं चाहते, उन पर चर्चा कराने की बहुत दूर की बात है। बहरहाल, आपका आभार प्रकट करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक संस्थान जितने भी हैं, चाहे वो सरकारी इदारे हों या गैर सरकारी इदारे हों, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, या ये मुस्लिम मजलिस मशावरत कमेटी हो, या और भी जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं मुसलमानों के, उनमें हमारी भागीदारी बिल्कुल ना के बराबर है। यूँ समझ लीजिए कि वो हमें बैठाना ही नहीं चाहते अपने पास में, सुनना तो बहुत दूर की बात है। और जितने सरकारी इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या हमारे यहाँ इधर मेडिकल कॉलेज हो, या जितने भी इंस्टीट्यूट हैं प्राइवेट और सरकार अल्पसंख्यक जो इदारे कहे जाते हैं, वहाँ तो वहाँ भी वही स्थिति है जैसे कि जो इतने स्टेट यूनिवर्सिटी हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ हमें ओबीसी का रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन जितने अल्पसंख्यक संस्थान हैं वहाँ हमें किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं मिलता है। और यूँ समझ लीजिए कि वो भी देश की भारतीय व्यवस्था लागू होने के बाद से हमें वहां पर पहुंचने का मौका मिलना शुरू हो गया है, वरना इससे पहले एमयू ऐसी संस्था में तो हमारा एडमिशन तक ही मुमकिन नहीं था सामान्य स्थिति में भी। अब तो यह है कि सामान्य कोटे में अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हम पहुंच जाते हैं। पहले तो ये था कि जैसा कि फैयाज भाई बहुत सी मीटिंग में चर्चा कर चुके हैं जिस पर कि एक शराफतनामा दिया जाता था कि जो लोकल जमींदार वगैरह लिख के देते थे, ये हमारे में से शरीफ घराने का है, हमारे जमींदार घराने का है, उस बिहाफ पर उनका एडमिशन लिया जाता था। अब तो भारतीय व्यवस्था लागू होने के बाद से, भारतीय संविधान लागू होने के बाद से कम से कम इतना तो जरूर है कि अगर हम कंपटीशन कर ले जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं जगह मिल जाती है। लेकिन जो स्थिति हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या सरकारी इदारों में रहती है, और सरकारी इदारों में रहती है जहाँ की भारत का बहुसंख्यक समाज का मतलब के कंट्रोल में होता है, तो वहाँ हमें जिस तरह से भारतीय ओबीसी जो जिसमें आप लोग आते हैं, हिंदू ओबीसी को जो कुछ सुविधा मिलती है वही सुविधा मुस्लिम ओबीसी के दायरे में हमें भी मिलती है। लेकिन जहाँ जो प्राइवेट संस्था है मुसलमानों की, उसमें तो बिल्कुल हमारा भागीदारी बिल्कुल ही ना के बराबर है। इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जिक्र किया ही जा चुका है, बहुत सी मीटिंग में किया गया है कि और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में हमने वहाँ जानने की कोशिश की, हमारा मुकदमा वहाँ 2 साल चला।
तो हम अक्सर वहां जाते थे। एक मस्जिद का मामला था, इसी सिलसिले में जाते थे, तो वहां चपरासियों की जात पूछा करते थे। चपरासी मिल जाए, बाबू मिल जाए, कोई इंस्पेक्टर मिल जाए, इतने सेंट्रल वक्फ बोर्ड में अधिकारी और कर्मचारी हुआ करते थे। आज तक की हमें वहां कोई दुनिया कुंडड़ा जुलाहा नट जोगी फकीर इसमें से कोई भी एक ऐसा मेंबर तक की नहीं मिला कि जो शेख सैयद मुगल पठान से अलग हट के उसमें हो। यहाँ तक कि एक बार वहां कुछ वैकेंसी आई थी 2 साल पहले, 2 साल पहले या सपा सरकार में आई थी मैं समझता हूँ। तो जुफर फारूकी वहाँ चेयरमैन थे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के। तो इकबाल अंसारी, तो एक मतलब माना जाना नाम हाशिम अंसारी साहब के बेटे, उनकी माली स्थिति अच्छी नहीं है। वो जैसे देखो कि हम मस्जिद का मुकदमा लड़ते रहे, लेकिन उनकी माली स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो उनके बेटे का ने यहाँ अप्लाई किया था, वैकेंसी निकली थी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में, 3-4 वैकेंसी निकली थी, तो उसमें उनके बेटे ने भी अप्लाई किया था। तो वो सोचे कि ऐसा है कि अगर हम जुफर फारूकी साहब से मिल लेते हैं तो उम्मीद है कि हमारी बात वो नहीं काटेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने जाके पर्सनली रिक्वेस्ट की अपने बेटे के लिए, उसमें भी उनका चयन नहीं हुआ। यह स्थिति हमारी वहां पर है। यूं समझ लीजिए मुसलमान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर जितनी भी चलने वाली संस्थाएं हैं भारत के अंदर, वहां हमारी हिस्सेदारी ना के बराबर है। अगर कहीं पर कोई एक आधे मेंबर रख भी लिए जाते हैं जो उनके टूल के तौर पर काम करने वाले या उनके यस मैन होते हैं, उन्हें ही रखा जाता है। वो ऐसे लोगों को कभी नहीं बर्दाश्त करना चाहते हैं कि वो अपनी बात रख सके या अपने समाज के हित की बात रख सके। तो ये हमारी स्थिति है। तो अब यह है कि भारतीय समाज से, भारतीय व्यवस्था से और हम लोग ये मुद्दा लगातार उठा रहे हैं कि हमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जगह मिले ना मिले उसकी हमें कोई दरकार नहीं है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो मुसलमानों के वहां था, लेकिन जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहां पर कम से कम जिस तरह से भारतीय संविधान में हमें आर्टिकल 340 के तहत ओबीसी के दायरे में रखा गया है, ओबीसी की फैसिलिटीज मिलती हैं, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि अल्पसंख्यक संस्थाओं में जो कि भारतीय सरकार के अनुदान से चलती हो, भारतीय सरकार या राज्य सरकार के अनुदान से चलती हो, उसमें हमें कम से कम जो सुविधाएं हमें और यूनिवर्सिटी में मिलती हैं उसी वही सुविधाएं हमें उसी अल्पसंख्यक संस्थाओं में मिले। इससे आपके माध्यम से और मैं अपील करना चाहता हूं कि आप भी हमारी बात, कम से कम ये हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है वो उस अन्याय के खिलाफ हमारे हिस्सा बने। और ये बात समझ लीजिए, भारत का सबसे ये जो अशराफ तबका है हमारा, जिसका हर तरफ नियंत्रण है, यहाँ तक कि वो भाजपा जैसी पार्टी को भी नियंत्रित करते हैं कि उनके खिलाफ बोलने की, भाजपा जैसे नरेंद्र मोदी जैसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री, योगी जैसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री भी उनके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते, ना कदम उठा सकते, ना उनके बोलने की तक की हिम्मत कर सकते हैं। कल मैं एक प्रोग्राम में गया था, गांधी भवन लखनऊ में प्रोग्राम था, तो वहाँ एक ठाकुर साहब थे, तो मैं जान में दलित एक्टिविस्ट हैं, वो दलितों के लिए बहुत ज्यादा बहस कर रहे थे एक ब्राह्मण से। तो मैं ये समझा कि शायद दलित एक्टिविस्ट हैं वो। उसके बाद जब उनकी मैंने सरनेम जाना तो वो छतरी निकले। तो मुझे बड़ा अचरज हुआ कि काश हमारे समाज में भी कैसा कोई एक व्यक्ति होता अशराफ में, जो कम से कम ना कुछ कर सकता, कम से कम हमारी बात ही कहीं ईमानदारी से रख सकता है। तो यूं समझ लीजिए हमारा नेतृत्व, हमारा भारत में नेतृत्व ऐसे हाथों में है मुस्लिम समाज का जो घोर अन्यायकारी, जालिम, मतलब जो उनके लिए वर्ड बुरा से बुरा इस्तेमाल किया उससे वो कम नहीं है। वो कहीं से भी हमारे साथ इंसाफ करना नहीं चाहते हैं, ना इंसाफ करने मूड में। वो केवल जज्बाती मुद्दों पर उलझाकर हमारी भीड़ जुटाकर हमें भुनाना चाहते हैं। इसके अलावा वो हमारा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सुनिएगा, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक किसी प्रकार का उत्थान नहीं चाहते हैं। तो एक मैं छोटी सी घटना बताना चाहूंगा। अभी पिछले लास्ट वीक की एक डंपर मोरंग मैंने भी मंगाया था लास्ट वीक में, अपने घर में कुछ काम था। तो जो रास्ता था थोड़ा तंग था, 16 फीट का रास्ता था, तो उस रास्ते पर डंपर खड़ा था। क्योंकि डंपर के बाद में एक मोटरसाइकिल निकलने की जगह नहीं बची थी, तो हमारे यहाँ के एक अशराफ निकल रहे थे, तो जबकि उसके बाद दूसरा रास्ता पकड़ने में उनको सिर्फ 100 मीटर की दूरी का फासला एक्स्ट्रा करना पड़ रहा था। तो उस पर वो बहुत गरमाए, बहुत गुस्सा है उसे, मतलब वो बहुत नाराज हुए इस बात को लेके कि हमें हमारे निकलने के लिए मोटरसाइकिल की जगह नहीं छोड़ी गई। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा रिक्वेस्ट कि आप उधर से निकल जाइए। खैर वो गरमाते हुए
चले गए, हमारे अलावा और कोई होता शायद मारने भी लगते, हमारे अलावा कोई और भी होता शायद वो मारने भी लगते। बहरहाल वो गरमा के गुस्सा के चले गए, हालांकि डंपर घर तक ही नहीं जा पाया, तो रास्ते में यहाँ उतारना पड़ा। और कबीर कुल मिला के बात हेलो। साबित हुई कि अशराफ का और इस पसमानदा समाज के प्रति जो घृणा का भाव है वो सामने दिखाई दिया इस घटना के भी चर्चा से मैं ये बात समझ पाया। और आपने बात कही जो है कि ये हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो उत्थान बिल्कुल भी नहीं चाहते। जैसे यहाँ हमारे यहाँ का जो उच्च वर्ग है और बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का उत्थान नहीं चाहता, इस तरह का भी आपके यहाँ भी देखने को मिला। आप लोगों के डिस्कशन करने से मुझे यह बात सिद्ध हो गई है, क्योंकि आदरणीय वकार साहब ने भी इस बात को इंगित किया है। और क्योंकि वहाँ जो डिवीजन है, जो डिफरेंस है, पसमानदा समाज के प्रति जो आक्रोश है, जो घृणा का भाव है, आपने भी उसी बात को कहा। अब सवाल ही इस बात का खड़ा होता है कि इन संस्थानों में, अल्पसंख्यक संस्थानों में पसमानदा समाज की जो भागीदारी है उसको कैसे बढ़ाया जाए। मैं फैजी साहब से कम समय में जो है जानना चाहूंगा कि इस जी कश्यप जी म्यूट हो गए हैं आप। जी मैंने सवाल खड़ा कर दिया आपको, आप अपनी बात कहिए कैसे उसका प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि मारूफ साहब जो बात बता रहे थे वो पूरी बात नहीं हो पाई, वो पूरी बात कहें कि उसके आगे एक हिंदू मुस्लिम की जो बाइनरी होती है, जो अशराफ हमें दिखाते हैं हिंदू तुम्हारे दुश्मन हैं, तो उसमें मारूफ साहब से मैं चाहूंगा वो बात जारी रखे, कैसे वहाँ के लोकल लोगों ने मदद किया है। मारूफ साहब से मैं जानूंगा लोकल कंटेक्शन कैसे होता है, क्योंकि आप ऐसे इलाके से हैं, मैं जानता हूँ आपको पर्सनली, आपके साथ में बैठा भी हूँ एक बार। मैं सवाल पर दोबारा आऊंगा क्योंकि दूसरे वक्ता जो हैं वो वेट भी कर रहे हैं और एक सवाल आया भी है बीच में इस बात का। ये बताइए कि पसमानदा में कौन कौन सी जातियां होती हैं, उनकी भागीदारी कैसे बढ़ेगी आप लोग चैनल के माध्यम से, इसलिए मैं आप देखिए मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए आवाज कश्यप जी आपकी कट रही है, प्रॉपर आवाज नहीं मिल रही है। हाँ मैं बोलूं, मैं अपनी बात रखूं। रखिए जी अपनी बात रखिए, जारी रखिए। हाँ जी, देखिए कोई भी समस्या है, वो समस्या का निदान कैसे करना है, उसका निवारण कैसे करना है, इससे पहले का स्टेप है कि समस्या को पहले समस्या मानी जाए, बीमारी को बीमारी मानी जाए, फिर उसका जो है उपचार करने की बात की जाए। तो पहले तो ये आपके चैनल के माध्यम से एक परिचर्चा हो इस देश के अंदर, मुख्यधारा के मीडिया के अंदर, कि पसमानदा का जो है मल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब अंडर रिप्रेजेंटेशन नहीं, इनकी भागीदारी है ही नहीं। इस पे जब चर्चा शुरू होगी तो भागीदारी देना बहुत कोई बड़ी बात नहीं। इस देश में सामाजिक न्याय चल रहा है, सामाजिक न्याय के तहत लोगों को अधिकार दी जा रही है, उसमें पसमानदा को भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन इसकी चर्चा करें, अशराफ और कभी नहीं करेगा, वो बेईमान तबका है, ये आप एकदम, मैं आपके मन से साफ कहना चाहता हूँ कि ये बेईमान लोग हैं, उनको सिर्फ अपने सत्ता बर्चस्व से मतलब है, और वो पसमानदा को अपना गुलाम समझते हैं, गुलाम बना के रखें, तो गुलामों की भागीदारी की बात कभी नहीं करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शुरू किया था तो उसने कहा कि गुलामों को भी बराबरी के हक देगा, तो उनके घर के लोगों ने इसका विरोध किया। तो ये तो कह रहे हैं गुलामों को जो सच में गुलाम थे, हम आज भी हम भी सच में ही गुलाम है। तो भागीदारी, ये भारतीय जनमानस, मुख्यधारा की मीडिया, तथाकथित सेकुलर लोग, तथाकथित कम्युनिस्ट लोग, ये अशराफ को ही जगह देते। उसकी बात सबसे पहले इस पे चर्चा आम तौर से शुरू हो, चाय खाने से लेकर पार्लियामेंट तक, जब पसमानदा विमर्श पे चर्चा होगी तो भागीदारी देना बहुत बड़ी बात नहीं। और मारूफ साहब की बात से मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करके कहता हूँ कि जो अल्पसंख्यक संस्थाएं, जो प्राइवेट अल्पसंख्यक संस्थाएं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, मिल्ली काउंसिल है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, देखें मेरा स्टेटमेंट है कि वो एक पैरेलल हुकूमत चलाती है भारत सरकार, यानी भारत सरकार का एक पैरेलल शासन चलता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में। हमारी संख्या के हिसाब से हमको भागीदारी मिले, वो राष्ट्र हित में है, पसमानदा हित में तो है ही है, वो राष्ट्र हित में भी है कि उसमें अशराफ का जो अशराफवाद है, जो एक उनका ये भी है कि सारे लोग जो है शासित होने के लिए पैदा हुए। अशराफ का जो इस्लाम है, उसकी आस्था है अशराफ की कि दुनिया के हर समाज के लोग शासित होने के लिए पैदा हुए, और अशराफ शासक होने के लिए पैदा हुआ है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जब पसमानदा को भागीदारी मिलेगी उसके आबादी में, तो ये जो थिंकिंग है न्यूट्रलाइज होगी, ये देश हित में है, पसमानदा हित में तो है ही है। तो पसमानदा को भागीदारी
पार्लियामेंट से लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में अगर दी जाती है तो ये राष्ट्र हित में होगा। राष्ट्र हित का एक जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की आजकल जो सरकार कर रही है, वो असल माने में अगर वो राष्ट्रवादी है तो उन्हें पसमानदा को भागीदारी दे के अशराफ के सत्ता वर्चस्व को न्यूट्रलाइज करना ही होगा। और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मिल्ली काउंसिल और इस तरह के जो वो हैं जो अशराफ के जो तबलीगी जमात है या जो जमातुल उलमा है, जो इस तरह के संगठन है, उसमें बाकायदा और इसकी चर्चा हो, फिर उसकी भागीदारी दिलाई जाए। और ये सिर्फ पसमानदा की जिम्मेदारी नहीं है, भारतीय जनमानस की, दलित आंदोलन, बहुजन आंदोलन, पिछड़े आंदोलन, सबकी इसकी भागीदारी करनी होगी। जो हमारे जो एक आम हिंदू जनमानस है, उसका मीडिया है, उसको ये बात करनी होगी। जब चर्चा होगी इस स्थिति में सुधार भी होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और यहाँ इस्लामिक हुकूमत नहीं है कि पसमानदा को भागीदारी नहीं मिल सकती है। देश संविधान से चलता है और संविधान में जो पीछे रह गए हैं उनको आगे लाने की परिकल्पना है, सामाजिक न्याय की परिकल्पना है। और देखिए कि मंडल कमिश्नर ने इस परिकल्पना को चरितार्थ भी किया है, इसलिए पसमानदा कुछ पढ़ने लिखने लगे, ओबीसी आरक्षण में आ गए, एसटी आरक्षण में आ गए, तो वो किया जा सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं। जी जी, थैंक यू फैजी साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। अब सभी चर्चा आपने सुनी होगी। मैं मारूफ साहब की बात पर आऊंगा क्योंकि वो आउट भी हो गया नेटवर्क की वजह से, आ जाएंगे। वकार साहब के पास मैं चलता हूँ इस बात को, क्योंकि हमारे एक साथी सवाल पूछ रहे हैं और कह भी रहे कि ये तो बताएं अशरफ में कौन कौन सी जातियां, ये पसमानदा में कौन कौन सी जातियां आती, क्योंकि एक जिज्ञासा है लोगों की, क्योंकि एक ऐसा विषय है ये कि जो हिंदुओं में भी जिज्ञासा है, मुस्लिम भाइयों में भी जिज्ञासा इस बात की है। और हालांकि इस बात का चर्चा पहले आ चुका था कि मुस्लिमों में डिफ्रेंसिएशन आया, वकार साहब ने बखूबी इस बात को बताया है, लेकिन फिर भी सवाल आया है तो उसका जवाब देना मैं उचित समझता हूँ कि पसमानदा में कौन कौन सी जातियां आती हैं, वकार साहब। देखिए, पहले तो ये अशराफ की जातियां जान लें, जो बाकी बच्चे वो पसमानदा है। संतोष साकिया जी पूछ रहे हैं कौन कौन सी जातियां पसमानदा, ये बताएं। तो पहले ये जान लें कौन कौन से अशराफ हैं। सैयद, शेख, मिर्जा या मुगल और पठान, कहीं कहीं मलिक भी होते हैं। तो ये 4-5 जातियां अशराफ की हैं। उसके बाद जितनी जातियां बचती हैं वो पसमानदा है, जैसे अंसारी, मंसूरी, कुरैशी, रायनी, इदरीसी, सामानी, सैफी, धोबी, नट, बंजारा, मोची, पखिया, पवरिया, नालबंद, इस तरह मतलब सैकड़ों जातियां हैं। अच्छा, एसटी भी जातियां हमारे यहाँ हैं। तड़वी, जो पायल तड़वी थी वो एसटी में आती है महाराष्ट्र में। और बन गुजर आपके हिमाचल प्रदेश में एसटी में आते हैं। और कश्मीर में ये बकरवाल, गुजर, सिपिया, ये लोग एसटी में आते हैं। एक मैं मजेदार घटना सुनाऊं मैं। अमिताभ कुंडू जी का प्रोग्राम था। अमिताभ कुंडू जी, जो कुंडू कमेटी के चेयरमैन थे गोमती होटल में, जिसमें कई बड़े दिग्गज, फलाही साहब से लेके खालिद अनीस और वो एक लेडी जो रहती थी उनके साथ, टीवी पे भी आती हैं, ये सब लोग मौजूद थे। तो मैंने एक सवाल रखा था, कसम जी आप जरा इसको भी देखिएगा। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि सब लोग 341 की बात करते हैं, 342 पे चर्चा क्यों नहीं होती है? तो उन्होंने कहा कि भाई 342 पे चर्चा इसलिए नहीं होती है कि उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा 342 में मुसलमान मौजूद हैं और 341 का दरवाजा बंद है अभी। 84 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं और 47 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। तो इस पे चर्चा क्यों नहीं होती 342 पे? आप ध्यान दीजिएगा, जहां भी आप जाते होंगे 341 की बात करते हैं लोग, 342 पे चर्चा नहीं करते। तो अमिताभ कुंडू साहब कह रहे हैं कि क्या इसमें मुसलमान हैं? मैंने कहा कि हाँ हैं मुसलमान इसमें। तो कहा कि नहीं है, मुझे तो नहीं मालूम। तो सीबा असलम फहमी और खालिद अनीस साहब को बुलाया गया। मैं थोड़ा हल्का आदमी था तो मेरी बात पे नहीं भरोसा था भाई, वो लोग थोड़ा साथ में आए थे। तो सीबा असलम फहमी और खालिद अनीस अंसारी ने कहा कि नहीं, एसटी में भी मुसलमान आते हैं। तो अफसोस करने लगे वो कि अगर मुझे मालूम रहा होता
तो मनमोहन सिंह के जमाने में, ये 2015 घटना है, क्या कि मनमोहन सिंह जी के जमाने में मैं उनके लिए कुछ करता, तो ये उर्दू मीडिया और मुस्लिम मीडिया इतना बायस है कि नेहरू की एक कमी पा गया ये 341 की, तो उस पे पूरा जम करके बात करता है। उसी नेहरू ने, अगर नेहरू उसके लिए कसूरवार है, तो 342 के तहत आरक्षण दिया। हमारे सीनियर लीडर अली अनवर साहब भी हमेशा 119 सीटें रिजर्व हैं, 1050 सीटें रिजर्व है कहते रहे। हमारे एजाज अली साहब बड़े सीनियर हैं, वो भी हमेशा 341 की बात करते हैं। आखिर जो एसटी मुस्लिम है, जिनका 7.5% आरक्षण है, 47 सीटें एमपी की और लगभग 4 सीटें एमएलए की ओपन है, जहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं, उनकी भागीदारी हो सकती है, उस पे पूरी मुस्लिम दुनिया चर्चा नहीं करती है। अलबत्ता कुछ भाजपा वालों ने कश्मीर के इशू पे इसकी चर्चा शुरू की, लेकिन कश्मीर तक ही सीमित है वो, कि वहां पे जो आरक्षण है वो लागू नहीं होने देते ये। नहीं तो आप कश्यप जी, आप 90 का दशक याद होगा आपको, अंसारियों की पोजीशन, रायनियों, अंसारियों, कुरैशियों की थोड़ा कमजोर थी, लेकिन रायनियों की पोजीशन बड़ी अच्छी थी। अगर हमको टाइम से आरक्षण बता दिया गया होता तो आज हमारी हालत कम से कम हिंदू जो ओबीसी है उनसे बेहतर होती। लेकिन कई साल लग गए हमें बताने में या हमें जानने में कि हमारा भी आरक्षण है। और मैंने ये सवाल अखिलेश यादव से भी पूछा था कि आप लोगों ने एक एहसान किया था मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने में, यानी उनके पिताजी वगैरह ने, आपने ये एहसान कभी जताया क्यों नहीं? अखिलेश जी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब 27% का हमारा आरक्षण मिल गया तो 18% आरक्षण की बात होती है, मुस्लिम आरक्षण की बात होती है। ये क्यों नहीं बताया गया कि भाई जितना कश्यप को आरक्षण है उतना ही हमको भी आरक्षण है? इसको आप ध्यान दीजिएगा, जो हिंदू इलाके के मुसलमान हैं। मुस्लिम आरक्षण की बात भी नहीं होती है जी जी, अब मुस्लिम आरक्षण की बात भी नहीं होती। हाँ, अब मुस्लिम जब से 10% मिल गया ईडब्ल्यूएस वाला, वो सवाल है, वो मैं आऊंगा। अल्पसंख्यक आरक्षण की बात होती है, इसमें सिख ईसाई जैन भी आते हैं, वहां पर मुसलमान की बात नहीं होती। वो मैं उस सवाल पे आप ही से आने वाला था मारूफ साहब। जी जी, हाँ हाँ। तो ये हमारे यहाँ जातियां जो है वो, जैसे तड़वी है, ये एसटी में है, बंजारा है, छिपा आपने बताया, बकरवाल है, गुजर है, ये एसटी की जातियां हैं। कुछ एससी वाली जातियां जो एससी में नहीं है, बाकी सबको हम लोग एक साथ पसमानदा कहते हैं। तो जी जी, वो पसमानदा की जातियां मैंने बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू वकार साहब। मारूफ साहब जी, जो बात बीच में मैंने आपकी अधूरी छोड़ी थी, मेहंदी के बाद में आऊंगा, ये बात छोड़ी थी कि जो मुस्लिम समीकरण जो बिगाड़ने का काम करते हैं, मरने वाले और मारने वाले, वो जो उस बात पर आपका इशारा था, मैं समझता हूँ कि जो अपर कास्ट के मुस्लिम हैं, वो जो है क्या करता है कि इन्हें लड़ाता रहता है, बीच हमारा हिंदू लड़ाता है और ऐसे आगे बढ़ता है। तो मैं आपसे ये बात जानूंगा कि जो आप बता रहे थे कि जो है कि जो है अशरफ साहब वहां साइड से निकल गया और वो लड़ने लिया, अगर मैं नहीं होता तो वो जब मार भी देता, दूसरा कोई और होता तो मुझे तो उन्हें कुछ कहा नहीं। इसी बात का कंटेक्स्ट आगे ले जाते हुए कि वहां आपने जो है उसको किस एंगल से देखे, जैसे बहुत सारे लोग जो है हिंदू मुस्लिम लड़ाई में जो है वो उनके कहने पर आकर के हिंदू के ऊपर आक्रमण करते हैं और हिंदू जो है मुसलमानों के ऊपर आक्रमण करते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल जो है आप इंगित कर रहे थे उसकी ओर, इसको आप क्लैरिफाई करेंगे जी। जी, मैं ये कह रहा था कश्यप जी कि वहां पर रोड टदला तो मोरंग वहीं पे उतारना पड़ी। तो एक हमारे प्रधान है कमलेश मौर्य, जानने वाले हैं, तो उनसे मैंने बताया कि ऐसा है, रास्ता ना होने रास्ते में उतारना पड़ गई मोरंग। तो उन्होंने, उस बंदे ने सुबह 8:30 बजे ट्राली भेजा और 3 मजदूर भेजे, 3 मजदूर के, एक ड्राइवर और 2 मजदूर। और हम तो मतलब हमारा जो है अपने घर से 25 किलोमीटर दूरी पे शहर है, वहां ज्यादा रुकना होता है, हम वहां रुक गए थे। तो उन्होंने, इस बंदे ने, हमने अपने भाई का नंबर दे दिया, हमने उनसे, मजदूर वहां पहुंचे, हमने भाई का नंबर दे दिया, हमने उससे बात कर लो। तो वहां से मोरंग उठवा के, तो जहां पर हमने बताया वहां पर डलवा के
और चले गए। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन हमने जाके मजदूरी के पैसे दिए, और जो गाड़ी के चक्कर जो पैसे लेते हैं 200 रुपए पर राउंड के लेते हैं, तो हमने उनसे कहा तो उन्होंने केवल डीजल के पैसे लिए। तो जहां तक कि एक मानवता की बात आती है, जो अपर क्लास के लोग हैं जो हमारे बीच में या जो दबे कुचले हिंदू समाज के बीच में जो मतभेद पैदा करने का काम करते हैं, तो मुझे तो ये समझ में आता है कि जहां तक कि अगर हिंदू की बात की जाए, हिंदू हमारे अपर क्लास से बहुत ज्यादा उदार है, एक बहुत ज्यादा उदार है। और मैंने उस दिन भी एक प्रोग्राम में अपने ननिहाल का भी जिक्र किया था, और भी हमारे जो आसपास के जहाँ 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 अपर क्लास के मुस्लिम अशराफ रहते हैं, उनके बीच में जो हमारी आबादी है बनिस्बत वहाँ के जहाँ हिंदू रहते हैं वो तकलीफी में हर तरह से हैं। तो मैं ये बात कह रहा था। और दूसरी बात ये, जैसा कि वकार भाई ने बताया भी कि 342 की बात, ये बात बिल्कुल सही उन्होंने बताया कि 342 पे कभी कोई बात ही नहीं होती। जैसे पिछली अखिलेश सरकार थी, इस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का इल्जाम भी लगता था, वो करते भी थे, ऐसा नहीं करते भी थे। 6 7 8 मंत्री हुआ करते थे हमारे में से, तो कहीं ना कहीं वो तुष्टीकरण करते भी थे। अगर उन पर फोकस किया जाता, जैसे कि लखनऊ में भी हमारे यहाँ बहुत से मेवाती हैं जो मीणा से कन्वर्टेड माने जाते हैं, उन्हें एसटी की श्रेणी में रखा जा सकता था। और भी जो जैसे बंजारा है, उत्तर प्रदेश में बंजारा एसटी में नहीं है, और बिहार में जब बंजारा एसटी में हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। सब मिला के हमारी जो कयादत जिसे कहा जाता है, जिसे लीडरशिप कहा जाता है, वो इतने ज्यादा बेईमान है, मक्कार है, मतलब वो किसी भी हालत में वो हमें स्वीकार ही करना नहीं चाहते हैं। एक बात नोटिस करिएगा, आरएसएस जो बहुत बड़ा ब्राह्मणों का संगठन कहा जाता है, ब्राह्मण क्षत्रियों का संगठन कहा जाता है, आरएसएस के भी जो भी संस्थान है, जो डीएवी कॉलेज हमारे यहाँ है, डीएवी कॉलेज से मैं थोड़ा पूरा हमारा कनेक्शन रहा है, तो डीएवी कॉलेज घोर आरएसएस का है। जितने भी कैंप लखनऊ शहर में लगते हैं सब डीएवी कॉलेज में ज्यादा लगते हैं, आरएसएस के जो भी उनके कैंप लगते हैं। डीएवी कॉलेज में भी या जितने भी संस्थान हैं आरएसएस के, वहां भी अनुसूचित जाति को, हमें ओबीसी में हमें भी एक समान रूप से आरक्षण का लाभ मिलता है। और आरएसएस जैसा संगठन जो दलित विरोधी कहा जाता है, पिछड़ा विरोधी कहा जाता है, भले ही वोट बैंक की लालच में, चाहे वोट बैंक के खातिर ही वो सही, लेकिन कहीं ना कहीं वो हिस्सेदारी की बात करते हैं, वो हिस्सेदारी कुछ न कुछ देने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे अपर क्लास के जो लोग हैं, तो वो हमें मतलब वोट के खातिर भी है नहीं, हमें कहीं से भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो केवल सांसद विधायक तो बहुत दूर की बात है, एमएलए एमपी सांसद विधायक तो बहुत दूर की बात है, ये हमें उस कमेटी में भी बैठाना मुनासिब नहीं समझते जहां हमें कुछ मान सम्मान मिलने की उम्मीद होती। वो हमें बात ही करना लायक नहीं समझते हैं। जैसा कि वकार भाई अक्सर कहा करते हैं अपने प्रोग्राम में, वो हमें अपने बीच में बात करने के ही लायक नहीं समझते हैं। जो समाज अपने बीच में हमें बैठाने लायक नहीं समझता है, हमें बात करने लायक समझता है, तो उस समाज को मेरी लगाम देके भारत की सरकार या जो जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो हमारे साथ भी सिर्फ जुल्म ही कर रहे हैं। उस समाज के हाथ में हमारी लगाम दे रहे हैं जो हमारे लिए कहीं से भी ईमानदार है ही नहीं। और जैसा कि फैयाज भाई ने बताया कि हमारा देश संविधान से चलता है। भारतीय संविधान जो विश्व का सबसे अच्छे संविधान में से गिना जाता है, और भारतीय संविधान में सभी दबे कुचलों को समान रूप से कुछ अपवाद को छोड़कर समान रूप से सभी दबे कुचलों को आगे लाने का जहां प्रावधान है, वहां हमारे साथ घोर अन्याय हो रहा है। आज से नहीं, एक अरसे से ना भारत सरकार संज्ञान में ले रही है, ना राज्य सरकार संज्ञान में ले रही है। तो मेरा ये मानना है, हमारी सरकारें जब ये चाहेंगी, जब हमें अल्पसंख्यक संस्थानों में जो भी निर्धारित है 27% का रिजर्वेशन सेंट्रल लिस्ट में
या स्टेट लिस्ट में अलग अलग जो भी निर्धारित है वो हमें मिलने लगेगा। लेकिन ये जभी संभव है जब भारतीय जनमानस, यूं कहिए भारतीय हिंदू समाज हमारे साथ में, हमारी जब तक हमारे लिए न्याय की बात नहीं करता है तब तक कि मुमकिन नहीं है इस बात को लेके। और जो आर्टिकल 32-30 है जिसमें कि असीमित पावर दी गई है इनको अल्पसंख्यक संस्थानों से मुतालिक, जो कि इन्हें असीमित पावर दी गई है, उस पर कुछ लगाम लगाने की जरूरत है, चाहे वो संशोधन के माध्यम से, जैसे भी भारत सरकार उचित समझे, और कि हमारी हिस्सेदारी का रास्ता कम से कम तालीमी इदारों में तो सुनिश्चित हो सके। थैंक यू मारूफ साहब, बहुत ही अच्छी आप बात कही कि जो है कि जो आर्टिकल 32 है और ये इसमें एक रास्ता बन सकता है कि उनके ऊपर कुछ लगाम लगाई जा सकती है, क्योंकि उसमें भी पसमानदा को जो है हिस्सेदारी देने की बात हो। तो क्योंकि एक सवाल अभी हम आया था अभी डिस्कशन के बीच में कि मुस्लिम आरक्षण की बात नहीं करते, अल्पसंख्यक आरक्षण की बात करते हैं कि वो अल्पसंख्यकों में तो जो है सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी भी आते हैं। तो एक तरह से मुसलमानों का एक तरह से वो बदलाने का, क्योंकि 100% सिख पढ़े लिखे हैं, 100% ईसाई पढ़े लिखे हैं, और मुस्लिमों में तो जो है एजुकेशन का लेवल बहुत कम है, तो उसका लाभ उसको फिर भी कैसे मिलेगा। तो वहां पर भी ये नीति बनाने वाले लोग या इस तरह की बात करने वाले लोग भी, उनका इशारा भी उन्हीं अशरफ के साथ होता दिखाई देता मेरी अपनी नजर में। वकार साहब का क्या कहना है इस बारे में? देखिए, पहले चीज तो एक चीज जान लें बहुत ढंग से कि ये सच्चर साहब ने कहा था कि जो अरजाल मुसलमान है उनकी हालत दलितों से बदतर है। इन्होंने उसको लपक लिया उर्दू मीडिया ने कि सारे मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है। ठीक, औसत ओबीसी जो कभी कभी वो भी यूफोरिया में जीता है कि हम मुसलमानों से बड़ी अच्छी हालत में है, अशराफ मुसलमानों का जो एजुकेशन लेवल है वो ओबीसी हिंदू से कई % आगे है। इसको जरा सा समझिएगा कसम जी। भारत में 4-5 स्टेट ऐसे हैं जहां पे मुसलमानों का एवरेज एजुकेशन लिटरेसी रेट हिंदू से बेहतर है, और यूपी बिहार जहां पे मुसलमानों का लिटरेसी रेट कम है, वहां पे जो मुसलमानों का लिटरेसी रेट है वो ओबीसी हिंदुओं से अब आ जाइए पसमानदा को बाहर कर दीजिए। अशराफ का लिटरेसी रेट जो है, जो अशराफ का लिटरेसी रेट है वो हिंदू अशराफ से ज्यादा है। जो मुस्लिम अशराफ का लिटरेसी रेट है वो हिंदू अशराफ से ज्यादा है। कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों को अगर छोड़ दिया जाए अडानी अंबानी टाइप वाले में, तो मुसलमानों के पास 4-5 कंपनियां ग्रुप ऐसे हैं जो टॉप 100 में आते हैं। तो मुसलमानों को, जैसे अशरफ मुसलमानों को गरीब, परेशान और जाहिल समझना बंद कर दें। हाँ, पसमानदा के पास दिक्कत है, पसमानदा के पास जमीन नहीं है, पसमानदा का लिटरेसी रेट बड़ा कमजोर है, पसमानदा का जो बुनकरी थी वो बर्बाद हो गई है, और जमीन नहीं होने के नाते वो बेच के भी कोई और काम नहीं कर सकते। तो पसमानदा के साथ दिक्कत है, अशराफों के साथ दिक्कत नहीं है। अशराफों के पास अपनी खुद की यूनिवर्सिटीज हैं, अलीगढ़ है, जामिया है, इंटीग्रल है, इरा है, इरम है, जामिया हमदर्द है, इस तरह की बहुत सारी यूनिवर्सिटियां इनके पास हैं। अशराफ यहां से मदीना पढ़ने जाता है, अशराफ यहां से ईरान पढ़ने जाता है, अशराफ इराक पढ़ने जाता है। तो अशराफों के पास तो बड़े अच्छे हालात है, उनको भाजपा भी मदद कर रही है। अब एक साहब ने सवाल किया कि क्यों ना मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। अरे मोदी जी भी उन्हीं रास्ते पे चल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस से थोड़ा सा आगे चले गए। कांग्रेस के नेहरू जी ने कहा था सर सैयद के बारे में कि वो बुनकरों के लिए वो स्कूल नहीं था, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस की बात कही नेहरू जी ने। और मोदी जी आज हाट लगवाए थे लखनऊ में, तो जितने आर्टिसियन मुसलमान थे पूरे देश से आए थे, तो उनको आर्टिसियन ही रखना चाहते हैं मोदी जी। और राज्यसभा एमएलसी के लिए बुक्कल नवाब है,
जफर इमाम साहब हैं, शाहनवाज साहब हैं, उनको रखना चाहते हैं ये। तो जो मजबूत मुसलमान है, जिनको विदेशों से भी मदद आती है, ठीक, उनको तो भारत सरकार भी उनकी मदद कर रही है। और हम भारतीय, जिन्ना भी हमारा दुश्मन, हम मोदी भी हमारे दुश्मन, हम कहां जाएं? पाकिस्तान में बार बार हिंदू उत्पीड़न की बात होती, माइनॉरिटी उत्पीड़न की बात हो रही है ना, वहां पे सुप्रीम कोर्ट के जज हिंदू हो चुके हैं, आपको मालूम होगा, दानिश कनोरिया, यूसुफ योहन्ना, इस तरह के बहुत सारे नाम सुने होंगे आप। आपने कभी नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान में कोई पसमानदा मुसलमान किसी ऊंची पोस्ट पे पहुंचा हो, कभी कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वहां कोई अंसारी मंसूरी हो गया हो। तो पाकिस्तान वाले भी हमारे दुश्मन है, भारत में भी हमको जगह नहीं मिल रही है। हम तो आजम खान की तरह कह भी नहीं सकते कि यूनो से सवाल किया जाए क्या, ये हमारे रिहन्ना भी नहीं है। तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है, मुसलमानों की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी। सरकार बड़े बड़े स्टेप ले रही है, 370 का स्टेप लिया उसने, बाबरी मस्जिद का स्टेप लिया, ट्रिपल तलाक का स्टेप लिया। वो सोशल जस्टिस पे भी कोई स्टेप ले सकती है मुसलमानों में। लेकिन मुझको लगता है वो भी अशराफिया तुष्टीकरण की शिकार है, वो भी अशराफिया का तुष्टीकरण करना चाहती है, मदरसे की बात करती है। जो हमारे यहाँ सोशल जस्टिस का एक डेवलपमेंट होना चाहिए, वो उनके यहां भी नहीं हो पा रहा है। तो ये आपने एक बड़ी सार्थक चर्चा कराई है। मैं समझ रहा हूं कि हो सकता है इससे बातें बहुत दूर तक जाएंगी, और हो सकता है कुछ चर्चा बने इसकी कि पसमानदा मुसलमान संस्थानों में इनको जगह नहीं मिल पाती है। कोई स्कूल वगैरह भी बनाता है ये कभी, तो उसको भी अशराफ उस पर कब्जा कर लेता है। और ये पार्टी भी कोई खड़ा करना चाहता है, जैसे डॉक्टर अय्यूब साहब ने पार्टी खड़ा किया, उनको भी सब अशराफों ने मिलकर के बर्बाद कर दिया। और एक पार्टी के रहते हुए दूसरी पार्टी हैदराबाद से लेकर आए, शेरवानी वाली, ताकि वो जो है डॉक्टर अय्यूब साहब आगे ना जा सकें। और पसमानदा मुसलमानों के साथ इतना ज्यादा ये करते हैं कि हमारे साथ ये फेसबुक में भी जुड़ना पसंद नहीं करते, ये हमारी बात भी सुनना नहीं चाहते हैं ये। और जब एक बार मैंने कह दिया कि हमारे लिए, मैंने नाम लिखा, लाला, गुप्ता, यादव हमारे लिए बड़े अच्छे हैं, हम उनके बीच में जब जाते हैं तो अपनापन महसूस होता है। और मैं आपसे भी कहूंगा कि जो हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसमें कुछ जातियां जो शहरी जातियां हैं, उन झगड़े उनसे होते हैं। अभी यादव ने 90 से लेकर के 2000 तक, मैं बहुत खुल के कहूंगा कि यादव ने हर दंगे में, मतलब सैकड़ों नहीं हजारों दंगे होने से रोका है। यादव ने खड़े होकर रोका है कि नहीं दंगा होने देंगे। और मुसलमानों ने भी किया है। और वेस्टर्न यूपी में जो अखिलेश को बदनाम किया गया, मतलब वो थोड़ा सा पसमानदा मुसलमानों की तरफ झुकाव था उनका, तो मुजफ्फरनगर पे एक बाकायदा शेर बनाया गया, तेरी चाहत में हम दरबदर हो गए, अपनी हस्ती से भी बेखबर हो गए, तुम संवर कर सजन सैफई हो गए, हम उजड़ कर मुजफ्फरनगर हो गए। मुजफ्फरनगर एक छोटा दंगा था जिसमें मात्र 50 लोग मारे गए थे, और उसमें भी जाटों ने हिस्सा लिया था। उसमें कोई कश्यप नहीं था, उसमें कोई यादव नहीं था, उसमें कोई चमार नहीं था। तो वो हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था। तो दंगे जो होते हैं, अगर दंगे हिंदू मुस्लिम होते तो वो गांव में भी होते, शहरों में ही दंगे क्यों होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और पसमानदा के उन इलाकों में दंगे क्यों होते हैं जहां पे पसमानदा मुसलमान रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है, जैसे मऊ। आपके गाजीपुर में दंगा क्यों नहीं होता है, हमारे आजम में दंगा क्यों नहीं होता है? कई बार भाजपा ने दंगा कराने की कोशिश किया, सिविल कॉलेज को लेके, इसको लेके, उसको लेके, नहीं दंगा हो पाया। मऊ में दंगा हुआ, लेकिन मऊ वाले भी समझदार हो गए हैं, हम लोगों ने बड़ा काम किया है। अब देखिए मऊ में भी दंगा उंगा नहीं होता है। और हम आशा यही करते हैं, अभी हमारे भाई ने कहा कि हम ऊपर उठ करके, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ करके, अरे भाई हिंदू मुस्लिम से ऊपर तो हम पहले से उठे हुए हैं, बस आपको आना है। भाई हम तो सिंदूर वाले, साड़ी वाले, भौरी चोखा, मतलब गोबर वाले, गोबरी वाले हैं भाई। हमको तो वो मुसलमान ही कहां मानते हैं कि हम अपने को जबरदस्ती मुसलमान कहें। हमारी औरतों को पर्दा करने के लिए भी नहीं कहा जाता था। आप देखिएगा पसमानदा औरतें निकाब नहीं लगाती हैं, कश्यप साहब, पसमानदा औरतें गाजीपुर में, ध्यान दीजिए, वो निकाब नहीं लगाती हैं। हम मुसलमान कब थे?
हम तो धोबी हैं, धोबियाने की मस्जिद, जोलाटी की मस्जिद, दुनियाने की मस्जिद, चिकौड़िया मस्जिद, चिकौड़िया स्कूल भी आजमगढ़ में एक है हमारे यहाँ। तो हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है, हम लोग पसमानदा हैं, हम 27% में हम सब लोग आते हैं, हम लोगों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। हाँ, इसमें थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म की, बामसेफ संगठन हो वो भी अपर क्लास को ढोता है, उनके यहाँ भी सीधे लोग पहुंच जाते हैं या वो बुला लेते हैं। भाई अगर हम गरीब है, नहीं किराया पहुंच पा रहे हैं, आपके यहाँ चंदा होता है, किराया दे दो, हम आ जाएंगे। कपड़ा अच्छा नहीं है, एक जोड़ा कपड़ा सिलवा दो, हम आ जाएंगे आपकी मीटिंग में। और बोलने का अगर बावन मिश्राम साहब बोल सकते हैं तो हम लोग भी ढंग सीख सकते हैं बोलने का। हमारे पास भी मारूफ साहब, फैयाज साहब, मुख्तार अंसारी, यूनुस भाई जैसे कई दिग्गज हैं, हमारे नुरलैन भाई बहुत अच्छे स्पीकर हैं। लेकिन आपसे मैं कश्यप साहब कहूंगा, एकदम खुल करके बात करिए कि हम लोग भाई हैं और आज से नहीं है, सदियों से भाई हैं। जी, हमारे दर्शकों का भी एक सवाल आया है, उन्होंने सुझाव भी दिया है कि जब हमारा खून और आपका खून एक है, जब हमको उच्च वर्ग सताता है और आपको आपका अशरफ सताता है, भेदभाव रखता है, घृणा रखता है, तो क्यों ना हम सब लोग मिलकर के एक मुहिम चलाएं, SC ST OBC सब मिल करके काम करें। हमारे साक्या जी ने जो है, संतोष साक्या जी ने ये बात प्रस्ताव रखा है, आप और हम तो एक हैं, तो इसलिए जो मैं समझता हूं कि उनको भी आप धन्यवाद दीजिए, उन्होंने एक अच्छा रास्ता दिया है। और मैं बहुत अच्छा रास्ता दीजिए। जी मैं उसमें कसम जी मैं एक चीज कह दूं आपसे भी, देखिए मायावती और काशीराम जी की जो मुहिम थी उसको पसमानदा मुसलमानों ने जी अपने कंधे पे ढोया। जी जी अखिलेश की भी जो मतलब मुलायम सिंह को भी अहमद हसन से लेकर के सारे पसमानदाओं ने अपने कंधे पे ढोया। हाँ, टिकट लेने के लिए अशराफ आ जाता था, वहां भी यहां भी। लेकिन आप नीचे लेवल पे जाके देखिएगा तो हर पसमानदा एकदम साथ साथ लगा हुआ है। हम लोगों के यहाँ अशराफ हमारे मरने में, शादी में नहीं आते, अब आने लगे हैं 2-4-5 साल से, या हमारी मुहिम से डर कर आने लगे हैं। लेकिन अभी भी उनकी औरतें जल्दी नहीं आती शादी में हमारे यहाँ। हाँ, हमारे यहाँ चमार, अहिर जो हमारे गांव में है, लाला, ये हमारे यहाँ एकदम शादियों में आते जाते हैं, पूरा रोटी का पूरा रिश्ता उनके बीच में है। आजमगढ़ शहर में भी और हमारे गांव में भी यही हाल मारूफ साहब के यहाँ भी है, यही हाल फैयाज साहब के यहाँ भी है। हाँ, हिस्सा ना देना पड़े इसलिए लोग हमको भाई नहीं समझ पा रहे हैं, ये बात है। इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को नहीं चाहिए। देखिए एक चीज पहले बता दे रहे कश्यप जी, हम में से जो लोग काम कर रहे हैं, हम में से किसी को कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं चाहिए। लेकिन सपा ने अभी तक किसी पसमानदा को राज्यसभा नहीं भेजा है, सवाल इस पे तो उठना चाहिए ना। हमारी जो लड़ाई है कि सपा ने आज तक किसी को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं सहमत हूं उस बात से जी। तो या वहां पे आरजेडी है, तो हमारी हिस्सेदारी, मैं कह रहा हूं कि एक एपीजे कलाम की तरह कोई सीधा ही साधा आदमी पकड़ लेते हैं ये ना, जैसे अहमद हसन साहब को पकड़ के रखे हुए, उससे कोई नया मारूफ अंसारी को पकड़ लें, किसी और को, किसी को पकड़ सकते हैं। और तो हम लोग भाई ये कहीं कोई मतलब ऐसा नहीं, डिप्लोमेसी की बात नहीं है। जितनी बातें हम लोग बोले हैं, आप जानते हैं इसके रिएक्शन अपर क्लास की तरफ से आएगा और आता रहता है, ठीक। लेकिन हम लोग डिप्लोमेसी नहीं करते हैं, जो दिल में है वही जबान पे भी है। और अगर अशराफ तुष्टीकरण नहीं रोका गया तो जो खालिस्तानी मूवमेंट जो देख पा रहे हैं संगी, जो किसान आंदोलन में एक खालिस्तानी वो देख रहे हैं, वो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कहीं 100% वो गलत नहीं है। किसान आंदोलन में सिखों का जो ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, वो खालिस्तानी मूवमेंट तो नहीं, लेकिन हिंदू राष्ट्र के विरोध में एक शक्ति प्रदर्शन जरूर है वो। और सीए में भी जो हुआ था वो भी एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन ही था कि आप हमको हल्के मत लो, आप हिंदू राष्ट्र बना रहे हो चाहे जो बनाओ, हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित रहनी चाहिए। पसमानदा को चाहे गोल के पी जाओ, हमसे मतलब नहीं है। तो ये मुसलमान, अगर पसमानदाओं को शक्ति नहीं दी गई जो नेहरू ने शक्ति दिया था, मैंने सपा की भी तारीफ कर ली है, नेहरू की भी, भाई बसपा की तारीफ के लायक कोई शब्द नहीं है, उसकी भी कर लेता मैं। नेहरू ने मोमिन कॉन्फ्रेंस को प्रमोट किया था और भारत के बंटवारे में लखनऊ तक तो आ जाता भारत पाकिस्तान, कश्यप जी।
लखनऊ तक आ जाता 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये मोदी कॉन्फ्रेंस की देन थी, जिसने खुल करके टू नेशन थियरी का विरोध किया था। जी और जो साउथ के पसमानदा थे उन्होंने भी विरोध किया था। जी केरला के जो पसमानदा थे, तमिलनाडु के पसमानदा थे, उन्होंने, उड़ीसा के जो पसमानदा थे, उन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया उसमें बंटवारे में। ठीक, आज अगर हमको प्रमोट नहीं किया गया तो भारत ऐसी जगह पहुंच गया है जहां से वापसी नहीं हो सकती है। बहुत अच्छा नहीं भारत के लिए है। चाहे सरजील इमाम हो, चाहे सरजील उस्मानी हो, आपको ये हल्के में, ये कैंसर का एक घोड़े का एक वो है, मतलब मुंह है, छोटे छोटे मुंह है ये। वो आदमी खुल के कह रहा सरजील उस्मानी कि मुझे भारत की न्यायपालिका पे, प्रशासन पे, पुलिस पे भरोसा नहीं है। जी। अगर ये बगावत नहीं तो बगावत किसको कहते हैं? जी। तो अगर हमको प्रमोट नहीं किया गया, पसमानदा लोगों को प्रमोट नहीं किया गया, तो भाजपा जहां लेके आ रही है वो एक नए जिन्ना पैदा करने के चक्कर में है। वो अशराफ तुष्टिकरण करके, और मैं और थोड़ा बढ़ के बोल दूं, भले गिरफ्तारी मेरी भी हो जाए, उधर पंजाब है, उसके पीछे कश्मीर है, उसके इधर जस्ट पीछे वेस्टर्न यूपी है, जहां इमरान मसूद जैसे लोग रहते हैं, मोदी जी की बोटी बोटी काटने की बात करने वाले। और सिखों से आप ध्यान दिए, सीए में सिखों के साथ बहुत अच्छा तालमेल था, और इसमें भी मुसलमानों का बहुत अच्छा तालमेल सिखों के साथ है। जाटों से भी दोस्ती कर ली है, वेस्टर्न यूपी उनका सेफ हो गया है। ईस्टर्न यूपी वाले, गाजीपुर वाले मरे बिलाए, हमसे नहीं मतलब है। गाजीपुर वाले, बलिया वाले मरे बिलाए। वेस्टर्न यूपी में 35 से 40% मुसलमान हैं, उधर पंजाब में सिख हैं, उधर कश्मीर में है। मैं मतलब सैयद होता तो कह देता है, भविष्यवाणी कर सकता हूं मैं, लेकिन चीजें ठीक नहीं हो रही भारत में। और आप सब लोगों की जिम्मेदारी है, जो भी ओबीसी मूवमेंट चलाने वाले हैं, दलित मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं, हम पसमानदाओं के साथ मिल करके भारत की अस्मिता के लिए, भारत की रक्षा के लिए हम सब लोगों को मिल करके काम करना होगा। और हम लोग इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है, भारत के लिए जीने और मरने के लिए। जी, बिल्कुल आपने बात अच्छी कही कि हम लोग भारत की इस अस्मिता की रक्षा के लिए एक सामाजिक माहौल बनाना चाहिए। हमें हमारी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की हमारी मांग है। हमें हमारी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी चाहिए, वो जिसकी मांग आप भी करते हैं, पसमानदा भी करता है, एससी एसटी ओबीसी भी करता है। शेड्यूल कास्ट को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी ऑलरेडी मिली हुई है, ओबीसी को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं है, पसमानदा को नहीं है। अभी आज का विषय इसी बात पर था, और आप इस मैं आए क्योंकि समय कुछ ज्यादा हो गया है, मैं मारूफ साहब से इसका कंक्लूजन चाहूंगा, और बस उसके बाद कार्यक्रम नहीं समाप्त होगा। आदरणीय मारूफ साहब, बस जी। वकार भाई लमसम बातें सभी कही दी हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा। जैसा कि अभी एक शाह साहब थे जिन्होंने ओबीसी और हमारी एकता की बात कही, और जबकि हम लोग इस पर बहुत पहले से नारा दे चुके हैं, पिछड़ा पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। इस पर हम लोग कम से कम 5-6 सालों से नारा दे चुके हैं, मुस्तकिल इस पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो तथाकथित दलित एक्टिविस्ट और पिछड़े एक्टिविस्ट हमारी उपेक्षा ही करते आए हैं। इसमें क्या कहा जा सकता है, या अशराफ का दबाव है जी, डर है कि हम लोग वो सारी बातें कर रहे हैं। हम लोग के जितना भी मूवमेंट रहा है वो दलितों पिछड़ों से बैलेंस बनाने ही करा। इसके बावजूद भी जब कोई भी बात ऐसी आती है तो हमें दलित एक्टिविस्ट और पिछड़े एक्टिविस्ट से निराशा ही हाथ लगती है। वो मुस्लिम इकाई से कहीं ना कहीं उनके ऊपर कौन सा डर है, दबाव है कि उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपके मंच के माध्यम से मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हमारा और आपका एक रिश्ता है दर्द का। हमारी आपकी सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक हिस्सेदारी तो मैं नहीं कहूँगा, राजनीतिक हिस्सेदारी पसमानदा की है नहीं। ये कम से कम इतना जरूर है कि अगर पिछड़ों में यादव, कुर्मी, मौर्य को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी लोग हैं पिछड़ों में, सबकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति
बिल्कुल पसमानदा की जैसी है। पसमानदा का उनका दर्द का रिश्ता है। आपके से कश्यप से आप कश्यप हैं, प्रजापति हैं, नाई हैं, अर्कवंशी हमारे यहाँ रहते हैं, बढ़ई हैं, इस तरह की जितनी भी फुटकर में जहाँ पाल हैं, गड़ैया हैं, इतनी जातियां हैं, मुझे लगता है ये भी सारी की सारी भूमिहीन है और हम लोग भी भूमिहीन है। हम लोग पर विश्वांसी कुछ भी नहीं है। वो बात अलग कि हम लोग हमारे बहुत से लोग भूमिहीन होते हुए भी किसान आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से भूमिहीन है। और जो पिछड़ों में जो जातियां हैं जिन्हें अति पिछड़ों की संज्ञा दी जाती है, उनका हमारा तो बिल्कुल ही एक्यूरेट दर्द का रिश्ता है। सारी उनकी स्थिति मतलब मैं समझता हूँ हिंदुओं का अति पिछड़ा समाज और भारत का ये पसमानदा समाज, ये सबसे वंचित समाज भारत का है और हम लोग मिलकर ही अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकते हैं। और लेकिन इसके लिए हम लोगों को काम करने की जरूरत है। और आपके मंच के माध्यम से मैं ये एक अपील करना चाहता हूँ कि आइए हम सब मिलकर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, जो धर्म रहित हो, सामाजिक सद्भावना बना के, जिसमें कि जैसे वकार भाई ने कहा कि एक सामाजिक माहौल बना के हमने मिलकर अपनी सामाजिक लड़ाइयाँ, सामाजिक मुद्दों पर बात करते हैं, तभी हमें हम लोग का विकास संभव है, जब हम लोग का मुख्य धारा में आना संभव है। तो इसी बातों के साथ में जहाँ तक कि अपर क्लास का तबका है, हमारा अपर क्लास, हम तो उससे बिल्कुल कहीं भी उम्मीद नहीं करते हैं, किसी प्रकार की हमें उम्मीद नहीं है। हमारी उनसे हमेशा उपेक्षा तो हुई है, साथ में उत्पीड़न भी होता रहा है। वो हमारे विकास के रास्ते में हर तरीके से रुड़ा। ये मान लीजिए अगर कोई भी ऐसा कोई रास्ता खुल रहा तो वो इस्लाम और मुसलमान का नारा लेके आ जाएंगे। हमें उनसे कहीं से उम्मीद नहीं है। हमें भारतीय जनमानस, आप जैसे न्यायप्रिय लोगों से उम्मीद है, जो कम से कम हमारे मुद्दों पर चर्चा कराने की हिम्मत जुटाएं। वरना हमारे अपर क्लास के लोग आज तक ये स्वीकार ही नहीं किए हैं कि हमारे में कोई जाति व्यवस्था है। जबकि भारत में जितनी भी रिपोर्ट से आई हैं, साइमन कमीशन से लेके सच्चर कमेटी तक जितनी भी रिपोर्ट आई है, बाबा कालकर आयोग, छेदीलाल कमीशन, मंडल आयोग, जितनी भी रिपोर्ट से आई हैं, सभी ने बात स्वीकार की है कि मुसलमानों में जाति व्यवस्था है। लेकिन हमारे अपर क्लास के लोग इतने बेईमान, मक्कार, झूठे, भ्रष्ट, जो कुछ भी है इतने हैं, वो आज तक यही बात एक्सेप्ट नहीं की है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं। जैसा कि जब हमें ओबीसी का रिजर्वेशन आप लोगों के साथ में मिला, तो बजाय उसके लिए एक सपोर्ट करने के या उसके ना, तो बाकायदा जितने भी मुस्लिम इदारे, मुस्लिम संस्थाएं, इन्होंने ये कहकर विरोध किया था कि भारत सरकार और तत्कालीन प्रधानमंत्री ये हमें मुसलमानों में फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि उनकी सराहना करने के कि हमारा 85 से 90% समाज के लिए एक अवसर मिला है आगे बढ़ने को, बजाय सराहना करने उनको आलोचना करने का काम किया है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम अपने खिलाफ से कहीं पर से भी संतुष्ट नहीं है और उनकी ऐसी उनका आजादी से पहले से लेके आज तक की उनकी ऐसी कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा है कि वो हमें कहीं पर हिस्सेदारी देंगे। एक बात मैं कह के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। 1931 से 1933 का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो मोमिन कॉन्फ्रेंस का जिक्र अभी वकार भाई ने किया। तो मोमिन कॉन्फ्रेंस पर ये इल्जाम उस समय भी लगता रहा है कि ये मुसलमानों के बांटने का प्रयास करते रहे। तो उस समय तो बहुत से लोगों ने मोमिन कॉन्फ्रेंस के जो नेता थे, मौलाना अली हुसैन आसिम बिहारी, तो उनसे ये कहा, एक संगठन चलता था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नाम का उस समय। तो एक ज्वाइंट अधिवेशन 1931 या 1933 में हुआ था। उसमें ये कहा गया था भाई ज्वाइंट अधिवेशन करो, किया जाए और उसमें ये जो आपसी इख्तलाफात तय किए जाते हैं। वो ज्वाइंट अधिवेशन होता भी है, सब हमारे लोग उसमें हिस्सा भी लेते हैं। फिर वहीं जब नए संगठन के विस्तार की बात, बनने की बात होती है या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में मर्ज होने की बात होती है, तो उसमें जब हिस्सेदारी की बात होती है तो सरासर जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग थे, उन लोगों ने हिस्सेदारी देने के नाम पर नकार दिया। तो आप यहीं से अंदाजा लगाए जा सकते हैं, जो उस समय एक बहुत बड़ा बंटवारा का था, उस समय हमारी जरूरत भी उन्हें थी।
उस समय हमारी जरूरत उन्हें थी, जैसा कि वकार भाई ने बताया कि अगर हम उनके सपोर्ट में आते, एक बहुत बड़ा भूभाग भारत का उनके पास जा सकता था। लेकिन इस शर्त पे, एक सामाजिक संगठन में तब भी हिस्सेदारी देने की बात उन्होंने स्वीकार नहीं की। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हमें कहां पर ला सकते हैं। जहां तक कि जो आपने अल्पसंख्यक संस्थानों में हिस्सेदारी की बात, हमारी हिस्सेदारी की बात की, ये बहुत ही सराहनीय है। और मैं इसी के साथ एक बात और भी जोड़ना चाहूँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात जो मैं बात करना, जो साथ में एक और बात जोड़ना चाहता हूँ कि जो एक छोटे मोटे मस्जिदें हैं, जो छोटी मोटी मस्जिदें हैं हमारे में, जहाँ आमदनी के जराए हैं, जहाँ 8 से 10 दुकानें होती हैं, 8 से 10 15 हजार की आमदनी होती है, वो तक की ये हमारे लिए छोड़ना नहीं चाहते हैं। उस पर भी ये लगा के मुतवल्ली बन ही जाते हैं। और एक को मामला मैंने 2 साल उसका SDM ऑफिस में लड़ा है। एक हमारे यहाँ मस्जिद है, उसमें 12-13 दुकानें हैं, उसका SDM ऑफिस में लड़ा है। तो ये किसी भी हालत में हमें किसी प्रकार की हिस्सेदारी, हम इन्होंने मतलब हम लोगों को विश्वास खो दिया है, हमें इनके पास जरा कोई विश्वास नहीं है। बस इतना है कि जो कुछ विश्वास है कि हमारे हम जो एक दर्द वाले लोग हैं, जैसे कि ओबीसी समाज है इन लोगों का, या हिंदू जनमानस है, भारतीय जनमानस है, हमें इन्हीं से उम्मीद है। क्योंकि हमें जो कुछ भी हमारा सामाजिक सुधार हुआ है, जो भी हमारे उत्थान हुआ है, वो भारतीय व्यवस्था के लागू होने के बाद हुआ है, भारतीय संविधान के बाद से हुआ है। और तमाम से कुछ अपवाद को छोड़कर हमें कुछ न कुछ समान अवसर बढ़ने के मिलते रहे हैं। आज भी मिल रहे हैं। आज हम जो कारोबार में कंपटीशन कर रहे हैं या सामाजिक एजुकेशन में कंपटीशन कर रहे हैं, सबके सब भारतीय संविधान और भारतीय व्यवस्था की देन है। हमें इन्हीं से उम्मीद है, हमें आप ही लोगों से उम्मीद है, हमें इनसे ज्यादा भी उम्मीद नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय हम आवश्यकता से ज्यादा ले लिया, 2 घंटे होने को जा रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग विषय आ गया। बहुत क्षमा का प्रार्थी हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मैं थोड़ा कानपुर रोड चला गया, तो वहाँ ट्रैफिक में फंस गया था, जिसकी वजह से मैं आधा पौना घंटा लेट हो गया। और हम लोग मोटरसाइकिल वाले लोग ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद फारूक साहब आपका, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि समय हमने ज्यादा ले लिया। और फिर हम मिलेंगे फिर नए के साथ।